एस्पिरेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स IIT JEE एंड नीट चैनल, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां आपको मिलता है 100% फ्री और क्वालिटी एजुकेशन। मैं हूं आयुषी, आपकी नीट केमिस्ट्री एजुकेटर, और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सॉलिड स्टेट का एक अगला लेक्चर, जिसमें भाई इतने धमाकेदार और इतने तगड़े कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे कि बस मजा ही आ जाएगा। ये जो सेक्शन आज हम कवर करने वाले हैं, इसमें कैलकुलेशंस हैं, मतलब इस सेक्शन से न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस निकल कर आते हैं। ठीक है, देखो क्या क्या सब टॉपिक्स हैं जो हम आज कवर करने वाले हैं। कैलकुलेशंस इन्वॉल्विंग यूनिट सेल, एनालिसिस ऑफ क्यूबिक सिस्टम, रेडियस रेशियो। यहां ये जो तीनों हमारे टॉपिक्स है ना, इनसे आता है क्या, न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन बनकर। पूरा जो हमारा चैप्टर है सॉलिड स्टेट, उसमें से इस सेक्शन में से न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन आ जाता है भाई, और अक्सर मतलब ये वाले सेक्शन से मैक्सिमम वेटेज रहता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट हो गया। दैट टू एक चीज मैं आपको बता दूं कि जब हम ये कवर कर लेंगे, इसके बाद जितने भी फॉर्मूलाज होंगे ना, आज के सेशन में जितने भी फॉर्मूलाज हम करने वाले हैं, इनको कहीं पर लिख लेना। जैसा मैं आपको बोलती हूँ, फॉर्मूला शीट आप अपनी हर चैप्टर के लिए बनाइए, क्योंकि क्या होता है ना कि मतलब एक चैप्टर हमने पढ़ लिया, उसमें से कभी कभी डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, तो आज जितने भी फॉर्मूलाज पढ़ेंगे, आप ये बनाओगे अपनी फॉर्मूला शीट में, ये फॉर्मूलाज इंक्लूड करोगे, बिकॉज ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं। आई एम टेलिंग यू, दिस इज द VIP सेक्शन ऑफ दिस चैप्टर। एक वो इम्परफेक्शन इन सॉलिड से क्वेश्चन निकल कर आता है, और एक यहां से निकल कर आता है। एंड अगर न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन पूछा है ना आपसे इस चैप्टर में से, बिल्कुल वो इसी सेक्शन में से होगा। तो अब आप सोच लो कि ये वाला सेशन आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, क्लियर है ये चीज? तो अपनी फॉर्मूला शीट तैयार करेंगे, लेक्चर के दौरान ही आप अपने फॉर्मूलाज बनाएंगे। क्लियर है? जितने भी आते जा रहे हैं वो फॉर्मूला शीट में लिखते जाओ, और न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस यहां से निकल कर आएंगे। तो भाई थोड़ा सा कैलकुलेशंस पर ध्यान देना, यूनिट्स पर ध्यान दो, है ना। यहां से यूनिट्स का भी थोड़ा सा मसला रहता है, तो यूनिट्स पर भी ध्यान देना है। आंसर में हमारा क्या यूनिट है, उस चीज पर ध्यान देंगे। क्लियर है इतनी बातें? तो क्या क्या कवर करने वाले हैं? कैलकुलेशंस इन्वॉल्विंग यूनिट सेल, सेकेंड चीज एनालिसिस ऑफ क्यूबिक सिस्टम्स, और थर्ड है रेडियस रेशियो। ओके, रेडियस रेशियो से भी कभी कभी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, लेकिन अगर मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है तो वो यहां से है। और भाई डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है, बिल्कुल स्ट्रेट। जैसे फॉर एग्जांपल एक डेंसिटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो आज हम देखेंगे, उससे क्वेश्चन आ जाता है। और स्ट्रेट फॉर्मूला, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ उसमें वैल्यूज डालनी है। तो जब इतने इजी क्वेश्चंस जो कि डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है भाई, जिसमें कोई मेहनत लगी ही नहीं रही है, तो हम क्यों ना उन चीजों को अच्छे से पहले से ही प्रिपेयर करके रखें। मतलब ये तो आगे सिंपल चीज वाली बात ना, कि हमें फॉर्मूला दे दिया और वो वैल्यूज भी दिख रही हैं सामने, वो लिख ली, एंड देन फाइनली आंसर आ गया। इतनी इजीली मार्क्स स्कोर कर पा रहे हैं हम। तो ये सेक्शन कितना इफेक्टिव हो जाता है हमारे लिए, इजी एंड इफेक्टिव, क्योंकि मार्क्स दिला रहा है। इजी क्वेश्चन से मार्क्स ले लोगे ना, और डिफिकल्ट क्वेश्चन से, मतलब अगर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है तो उससे आपको वो 4 नंबर नहीं मिलेंगे। तो ये चीज समझ जाओ। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन मतलब तुरंत हमारे पास वो 4 नंबर आने चाहिए। ठीक है, उसको बिल्कुल भी, मतलब अगर आप इतनी सिंप्लीफाइड या स्टैंडर्ड चीजें हम मिस आउट कर रहे हैं ना यार, तो फिर कोई मतलब नहीं है, सही प्रिपरेशन नहीं जा रही है। फिर जो सही सरल चीजें हैं उनको तो पहले तैयार करके साइड में रख दो। ठीक है, यहां तक चलो। थोड़ा सा मैं आपके साथ नीट मॉड्यूल डिस्कस कर लेती हूं। जैसा आपको पता है, सबसे पहली चीज जो आपको मिलती है वो है टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन वीडियोस। ठीक है, तो इसमें जो भी हमने लेक्चर पढ़ा है या जो भी चैप्टर कर रहे हैं, उसके टॉपिक्स आपको एक एक करके लेक्चर के फॉर्म में मिल जाते हैं, है ना। और ये हम सभी चैप्टर्स के लिए करते हैं। ठीक है, तो आपको ये लेक्चर्स मिलेंगे। सबसे पहली चीज तो भाई किस पर काम करना है, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पर। ये काम आपका लेक्चर्स के थ्रू हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड चीज जो है, इतना हुआ, इसके बाद आपने कोई भी लेक्चर कवर किया,
फिजिकल केमिस्ट्री की अगर अभी हम बात करें, क्योंकि अभी वही पढ़ रहे हैं, तो भाई इस चैप्टर में से जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं वो तो इंक्लूड कर ही लेना। क्या बोला मैंने? जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं वो इंक्लूड कर ही लेना। मतलब जो जैसा मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि जब भी फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ते हो तो उसमें आपको क्या ले लेना है भाई? फॉर्मूला शीट्स। ठीक है, फॉर्मूला शीट्स अपनी प्रिपेयर करो जिसमें पूरे चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं वो हैं आपके। चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट फॉर्मूला शीट बनानी है आपको। ठीक है, पेन चलाओ और ये कर लो, क्योंकि डायरेक्ट न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। और भाई सॉलिड स्टेट तो एक ऐसा चैप्टर है जिसमें से जब न्यूमेरिकल आपसे पूछा जाता है वो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड होता है। तो कितना इजी हो गया ना, ये तो वही वाली चीज हो गई, कोई बच्चा भी कर लेगा। उसको बोल दो कि ये डाटा है, ए की वैल्यू ये है, जेड की वैल्यू ये है, और ये है आपके सामने फॉर्मूला, आंसर बता देगा वो भी। एटलीस्ट मैग्नीट्यूड तो निकाल ही लेगा, है ना। यूनिट्स वगैरह की बात अलग है, लेकिन ये चीज जो है जब इतनी सिंप्लीफाइड है और नीट जैसे एग्जाम में पूछी जा रही है तो ये तो बहुत अच्छी बात है ना। मतलब जो भी जितनी भी इजी चीजें पूछी जाती है ना उनसे अगर हमें मार्क्स निकल के आ रहे हैं तो इससे अच्छी बात कुछ हो ही नहीं सकती। और इजी चीज ही नहीं कर पाओ, उसमें सिली मिस्टेक कर दो तो भाई डिफिकल्ट चीज या अच्छे लेवल की चीजों को तो हम छोड़ ही दें, है ना। तो इसीलिए फॉर्मूला शीट्स में आपको बोल रही हूँ, क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आ जाते हैं। डायरेक्ट फॉर्मूला में से पूछ लेते हैं यार वो क्वेश्चन की ये टर्म क्या है, दिस स्टैंड्स फॉर व्हाट, आनी चाहिए चीज, है ना। इतना तो हम बेसिक कर ही सकते हैं। चलो, तो यहां पर एक मतलब हमारा एक स्टैंडर्ड चीज तैयार हो जाती है, फिर बाकी उसमें क्या वेरिएशंस हैं वो तो हम करते रहेंगे। ठीक है, क्लियर है इतनी चीज। चलो, तो ये सब आपका होता है जब आपको टॉपिक वाइज वीडियोस मिलती हैं। आप एक बार देखते हो, अपने नोट्स बनाओ, दूसरी बार देखते हो, फिर अपने शॉर्ट नोट्स बनाओ, रिविजन के बाद जो होता है। ठीक है, चलिए फिर आता है अपना डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। अब भाई जो भी चैप्टर पढ़ा है या जो भी हमने लेक्चर कवर किया है उसमें कोई फॉर्मूला बेस्ड हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है, तो उस पर किस तरह के क्वेश्चंस पूछते हैं। फॉर्मूला तो पढ़ लिया, अब हमसे क्वेश्चंस किस टाइप के पूछ रहे हैं वो हम कहाँ पर देख लेते हैं? डीपीपीज में, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम में। ये आपको मिलती हैं पीडीएफ के फॉर्म में। और बिल्कुल ऐसा नहीं करेंगे स्टूडेंट्स कि कंसेप्ट पढ़ लिया, क्वेश्चन नहीं लगाए, भाई फिर बर्बाद है वो। मतलब आपका पढ़ना बिल्कुल बर्बाद है, क्योंकि आपने चीज को अप्लाई करना नहीं सीखा। क्वेश्चन के थ्रू आप क्या सीखते हो? चीज को अप्लाई करना, है ना। जो भी हमने पढ़ा है उसको अप्लाई कैसे आप जस्टिफाई करोगे कि आपको आता है? जब आप उसका क्वेश्चन लगाओगे और वो आपसे बन जाएगा, है ना। तो ये चीज ध्यान रखेंगे कि हम एक ऐसा एग्जाम देने जा रहे हैं जिसमें क्वेश्चंस ही आएंगे, एंड दैट टू एमसीक्यू टाइप। तो हमें अपनी ट्रेनिंग भी उसी हिसाब से करनी है या उसी हिसाब से रखनी है। ठीक है, चलो अगली चीज है भाई डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन वीडियोस। ये आपको मिल जाते हैं। सॉल्यूशन वीडियोस में क्या रहेगा? जो भी आपको डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स दी गई हैं, राइट, जो भी डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स दी गई हैं, इन्हीं के बेसिस पर इनका सॉल्यूशन। क्योंकि ऐसा होता है कि आंसर्स तो आपको दे दिए जाते हैं, राइट, आंसर्स आपको दे दिए जाते हैं, लेकिन फिर उस क्वेश्चन की तरफ हमें प्रोसीड कैसे करना है, ये सारी बातें दिमाग में आती हैं कि कैसे आगे कैसे सॉल्व करें, ऑल दीज थिंग्स। अभी आप नए हो तो चीजें सीखने में टाइम लगेगा। ठीक है, तो वो इसके थ्रू हो जाता है आपका सोल्यूशन वीडियोस के थ्रू। चलो, फिर है चैप्टर वाइज एमसीक्यूज। आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी बहुत सारे प्रोवाइड किए जाते हैं। अगली चीज है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वीडियोस। अब जैसे कि कोई भी हमारा एक चैप्टर कंप्लीट हुआ है, उसके हमने क्वेश्चंस लगा लिए हैं अपनी तरफ से, आपने उसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी लगा लिए अपनी तरफ से। तो ये क्या हो गया? ये एक पूरी कंक्लूसिव चीज हो गई आपकी तरफ से, आपका चैप्टर रेडी है ना। अब बारी आती है खुद को टेस्ट करने की कि प्रीवियस ईयर्स में जो पूछा गया है वो हमसे बन रहा है या नहीं। ठीक है, तो उसके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वीडियो सीरीज रहेंगी और आप क्या करेंगे, इनको सॉल्व करेंगे पहले खुद से। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वीडियोस हैं उनको पहले खुद से सॉल्व करोगे, पेन पेपर लेकर बैठोगे, सॉल्व करने पर आपका आंसर आता है चेक करोगे, नहीं आता है क्रॉस लगा दोगे उस पे,
और फिर बाद में सारा कुछ सॉल्व करने के बाद में आप ये एनालिसिस करेंगे कि क्या चीज बन रही है क्या नहीं बन रही है ना। तो ये जो एनालिसिस है ना, जो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वीडियोस देने वाले, ये कोई करके नहीं देगा आपको। होता है ना हमें कितना आता है, हम कितने पानी में है, तो ये दिखाएगा भाई कितने पानी में हो, है ना। तो इसीलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको लगाने ही लगाने हैं, सॉल्व करने ही करने हैं। 1 बार 2 बार 3 बार करो, जितनी बार करोगे ना आपको एक नई चीज देखने को मिलेगी या नई इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। इतने कंस्ट्रक्टिवली डिजाइन किए जाते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है। साथ ही साथ आपको क्या पता चल जाता है कि किस सेक्शन से पूछे गए, सबसे ज्यादा किस सेक्शन से पूछे गए, है ना, ये सारी चीजें। तो ये एनालिसिस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एक एग्जाम देने जा रहे हो जहां पर आपको सब कुछ नहीं पढ़ना है ना, हमें पता होना चाहिए कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। अब 11th-12th का जो पैटर्न होता है, बोर्ड्स लेवल का पैटर्न, उसमें जिस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं दैट इज टोटली डिफरेंट। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। अगर 11th-12th तक की चीजें आती तो हर वो स्टूडेंट ये एग्जाम क्लियर कर लेता ना, ठीक है, सब डॉक्टर होते फिर। पर क्या ऐसा डिफरेंट है पैटर्न, क्वेश्चन किस टाइप का पूछा गया है, आपकी अप्रोच क्या रहती है, ये सारी चीजें बहुत मायने रखती हैं यार। और ये कब होंगी, जब आप प्रैक्टिस अपनी अच्छी रखेंगे, ठीक है। तो एक बहुत ही तगड़ी प्रैक्टिस रखना है। लाइक आपका ये सब किससे हो जाएगा, जो नीट मॉड्यूल आपके लिए डिजाइन किया है आप इसको फॉलो करेंगे एंड योर वर्क विल बी डन। प्लस यू हैव टू बी ऑनेस्ट विद योर प्रिपरेशन, ठीक है। चलो अगला है डाउट सॉल्विंग सेशन। तो ये टाइम रहते हैं, रेगुलरली आपके साथ कर लिए जाते हैं, ईदर वाया गूगल मीट या फिर इंडिविजुअल डाउट लाइव सेशंस या डाउट सॉल्यूशन वीडियोस, इस तरह की चीजें। चलो वीकली टेस्ट पेपर चैप्टर वाइज गाइडेंस अबाउट पेपर पैटर्न। अब आप जो एग्जाम देने जा रहे हो, ये किस तरह का क्या पैटर्न होता है इसका, है ना, और कितने सेक्शंस रहेंगे, किस चीज के लिए होता है, ऑल ऑफ दीज थिंग्स, या जो भी डाउट्स हैं आपको आपके पेपर पैटर्न को लेकर, कितने सेक्शंस, देन अगेन मार्किंग स्कीम क्या रहेगी, नेगेटिव मार्किंग रहेगी या नहीं, हर सेक्शन में से हमें कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, सारी चीजें आप तक पहुंचा दी जाती हैं, ठीक है। चलो फिर अगली चीज, ऑफिशियल नोटिफिकेशन। अगर एनटीए कोई ऐसा नोटिफिकेशन रिलीज कर रहा है जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड है या इंपॉर्टेंट है, कुछ चेंज अपडेट हुआ है, तो वो भी आपको बता देते हैं। चलो अगली चीज, चैप्टर वाइज वन शॉट रिविजन। वन शॉट में हम पूरा चैप्टर एक बार में कवर कर लेते हैं, ठीक है। तो ये चीज जो है ये हम किसके लिए रखेंगे, जब हमारा पूरा एक बार चैप्टर खत्म हो गया है, रिवाइज करना है तब। ऐसा नहीं करेंगे कि डायरेक्ट इसी पर अप्रोच कर रहे हैं जाकर, अरे यार ये इतने कौन 20-25 वीडियोस देखे, सीधे क्या करो कि वन शॉट एक बार में पूरा चैप्टर खत्म कर लो। अरे ऐसा होता, अगर तुम लोग को इस लेवल पे चीजें समझ आ जाती तो बिल्कुल इतना टाइम देने की जरूरत ही नहीं थी, फिर तो 2-3 महीने में नीट का सिलेबस खत्म हो जाता तुम लोगों की तरफ से भी, है ना। बट दिस इज अ रिविजन सीरीज, वन शॉट रिविजन में हम एक बार में पूरा चैप्टर कवर करते हैं और उन चीजों पर स्ट्रेस देते हैं जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। समझ आया, ठीक है। चलो तो ये है भाई आपका नीट मॉड्यूल। अब आज जो करने वाले हैं, पहला टॉपिक या पहला सब टॉपिक है कैलकुलेशंस इन्वॉल्विंग यूनिट सेल। मतलब जो हमने यूनिट सेल पढ़ा है उसमें से हमसे किस तरह के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, या वो जो भी हमने यूनिट सेल पढ़े हैं, अलग अलग टाइप के यूनिट सेल पढ़े हैं, उससे न्यूमेरिकल क्वेश्चन कैसा आता है यार, तो ये चीज आज देखेंगे, है ना। अब इसमें अगर बात करें तो देखो 2 चीजें आपसे पूछ ली जाएंगी। पहला तो है कि फॉर्मूला बता दो, जो यूनिट सेल है भाई उसका फॉर्मूला बता दो, मतलब या जो भी क्रिस्टल है हमारा उसका क्या फॉर्मूला होगा, या अगर ए बी मॉलिक्यूल्स हैं किस रेशो में कंबाइंड है, ऑल ऑफ दीज थिंग, ये सब कुछ आपसे पूछ लिया जाएगा, है ना। तो देखते हैं, और बहुत ही इजी है, मतलब कुछ नहीं करना है आपको, जरा सा कॉन्सेप्ट पता है ना, कर लोगे, कर ले जाओगे, क्वेश्चन निकाल ले जाओगे, ठीक है। चलो देखो क्या बोला है यहाँ पर, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एटम्स x एंड y प्रेजेंट पर यूनिट सेल गिव्स द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। मैंने बताया कि आपसे फॉर्मूला पूछा जाएगा, जो भी कंपाउंड है, एक मान लीजिए कंपाउंड है
उसमें A एटम्स हैं और B एटम्स हैं, लेकिन ये किस रेशियो में कंबाइंड है? क्या रेशियो है? 1:2 है, 1:1 है, 2:3 है, कैसे पता चलेगा? ये सब किस तरह से पता लगा सकते हैं? तो ये हम पता लगाएंगे जो हमने यूनिट सेल के लिए बैकग्राउंड डेवलप किया है कि किस यूनिट सेल में कितने एटम्स होते हैं। ठीक है, इससे हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस। अब ए बी हो, चाहे पी क्यू आर बोला हो, चाहे एक्स वाई जेड बोला हो, सब में कॉन्सेप्ट एक ही लगेगा। बस ये पिक्चर चेंज हो सकती है, लेकिन कॉन्सेप्ट कभी बदलता है क्या? नहीं, राइट? ठीक है, चलो तो फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड स्टडी करते हैं सबसे पहली चीज, और डायरेक्ट एग्जाम्पल से ही समझेंगे। बिल्कुल इसमें हमें कोई थ्योरी नहीं पढ़नी है, जो चीजें डायरेक्ट हैं भाई वो डायरेक्ट हैं, है ना? चलो देखो, अ क्यूबिक सॉलिड इज मेड ऑफ 2 एलिमेंट्स x एंड y। एक क्यूबिक सॉलिड है, 2 एलिमेंट्स से बना है, एक x है और एक y है, मतलब इसमें 2 एटम्स हैं, x के एटम्स हैं, y के एटम्स हैं। हमसे आगे चलकर पूछेंगे कि फॉर्मूला क्या होता है, यही पूछ सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, और क्या पूछेंगे? ठीक है, चलो तो देखते हैं क्या बोला है। एटम्स y आर एट द कॉर्नर्स ऑफ द क्यूब। तो ये जितना भी एक एक एटम के बारे में बोला गया है ना, कि y कॉर्नर पे है, x बॉडी सेंटर पे है, ये सब हम लिखते जाएं। ठीक है, y कहाँ है भाई? कॉर्नर पे है, कॉर्नर ऑफ क्यूब भी नहीं लिखना है तो सिर्फ कॉर्नर लिख लो समझने के लिए। और x कहां पर है? बॉडी सेंटर पर है। ठीक है, x कहां पर है? बॉडी सेंटर पे है। अब हमसे पूछा है फॉर्मूला क्या होगा कंपाउंड का। फॉर्मूला कैसे बता पाएंगे? जब हमें पता होगा कि नंबर ऑफ एटम्स हैं कितने एग्जैक्टली, है ना, या नंबर ऑफ स्फीयर्स हैं कितने एग्जैक्टली। तो देखो y एटम्स तो कॉर्नर पर है, तो कॉर्नर वाले एटम का कंट्रीब्यूशन कितना होता है यूनिट सेल की तरफ? क्या पढ़ा था? कॉर्नर एटम्स का कंट्रीब्यूशन कितना होता है? 1/8, क्योंकि भाई 8 कॉर्नर्स हैं और हर कॉर्नर पर एक एक एटम है। लेकिन वो जो एक एटम है जो कॉर्नर पर सिचुएटेड है, वो 8 पार्ट्स में या 8 यूनिट सेल के बीच में डिवाइडेड है। ठीक है, तो उसका कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा? 1/8 इंटू 8। क्या हो जाएगा कंट्रीब्यूशन? 1/8 इंटू 8। ये चीज हमने समझी थी, है ना? तो इससे क्या आएगा भाई? 1। मतलब एक यूनिट सेल में या जो भी हमारा क्यूबिक सॉलिड है उसमें x एंड y एलिमेंट्स है, एटम्स आर एट द कॉर्नर्स ऑफ क्यूब। जो क्यूबिक यूनिट सेल है उसमें कॉर्नर पर है, तो कॉर्नर का हमने कंट्रीब्यूशन निकाल लिया 1। मतलब नंबर ऑफ एटम्स या y के नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं? 1। ठीक है, अब बॉडी सेंटर पर प्रेजेंट है x, तो जो भी एटम बॉडी सेंटर पर प्रेजेंट होता है उसका कंट्रीब्यूशन कितना होता है यूनिट सेल की तरफ? बॉडी सेंटर पर है, मतलब क्या वो किसी में डिवाइड हो रहा है? नहीं, राइट? बॉडी सेंटर में है मतलब वो इंडिविजुअली एक यूनिट सेल का ही एटम है, उसी में पूरा पूरा कंट्रीब्यूशन देगा वो अपना। ठीक है, तो बॉडी सेंटर पर है तो फिर क्या आ गया भाई? 1। अगेन क्योंकि जो बॉडी सेंटर पर एटम होता है उसका कंट्रीब्यूशन कितना होता है? 1। ठीक है, क्लियर है इतनी चीज? चलो, तो y के एटम्स भी 1, x के एटम्स भी 1, तो फॉर्मूला क्या हो गया? सिंपली x1 y1 या xy आप कह लो। क्लियर है ये चीज? ठीक है, तो इस तरह से हमने ये एग्जाम्पल देखा। चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें क्या है? अ कंपाउंड फॉर्म्ड बाय एलिमेंट्स A and B crystallizes in a cubic arrangement। क्यूबिक अरेंजमेंट है, ठीक है, इन विच A एटम्स कहां पर है? A आर एट कॉर्नर्स ऑफ द क्यूब। A है भाई कॉर्नर्स पर और B एट फेस सेंटर्स। पिछले वाले क्वेश्चन में कहां पर थे भाई? दूसरे जो टाइप के एटम्स थे वो कहां पर थे?
वो थे बॉडी सेंटर पर, और यहां पर कहां है, फेस सेंटर पर। ठीक है, तो हमसे पूछा है कंपाउंड का फॉर्मूला क्या होगा, कंपाउंड का क्या फॉर्मूला होगा, यही फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड निकालने ही तो सीख रहे हैं। ये डाटा हमने लिख लिया। अब हमें क्या देखना है कि कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट हैं। सिंपलेस्ट फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड मतलब एक यूनिट सेल से जो फॉर्मूला निकल कर आ रहा है। अब देखो यहां पर ए कॉर्नर्स पर है तो अगेन वही कॉन्ट्रीब्यूशन 1/8 इंटू 8 क्या हो जाएगा 1। फेस सेंटर पर है अगर तो कितना कंट्रीब्यूशन होता है, अगर फेस सेंटर पर होते हैं, देखो फेसेस 6 होते हैं, है ना, जैसे कॉर्नर्स 8 है, फेसेस 6 है, कंट्रीब्यूशन कितना है 1/8। यहां पर फेसेस में कंट्रीब्यूशन कितना होता है 1/2। ये चीजें हम पढ़ चुके हैं, है ना, अब बस वही अप्लाई करना सीख रहे हैं। अब देखो समझ आया ना क्वेश्चंस के थ्रू। इसीलिए हमेशा अपनी प्रैक्टिस में क्वेश्चंस जरूर रखिए, मतलब क्वेश्चन की प्रैक्टिस। अब किसी भी कॉन्सेप्ट को लर्न भी करना है, नई चीज समझ आ रही है, उसका क्वेश्चन तो लगा कर देखो, बार बार लगाओ, आपको कॉन्सेप्ट अप्लाई करना आ जाएगा। और क्या चाहिए भाई, यही तो चाहिए, है ना। चलो 6 इंटू 1/2 तो ये हो जाएगा 3। ठीक है, ये आ गए हमारे नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। अब ए 1 है, बी 3 है, और आ गया हमारा आंसर। इजी, क्या डिफिकल्ट था अब इसमें बताओ मुझे। और ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। मैक्स टू मैक्स वो इसमें वॉइड्स का कॉन्सेप्ट डालते हैं। ठीक है, मैक्स टू मैक्स इसमें आता है वॉइड्स का कॉन्सेप्ट, वो भी क्वेश्चन देख लेंगे, वो एक टाइप है इसी का। चलो ठीक है, ये क्लियर है। अगला देखते हैं, इन अ क्यूबिक टाइप यूनिट सेल ए एटम्स कहां पर है 1/2 फेसेस। देखो इस तरह के ना वेरिएशंस ले आएंगे वो, लेकिन हमारा कॉन्सेप्ट तो सही है ना, सही चल रहा है ना, तो फिर क्या दिक्कत है। क्या बोला है, ए एटम्स आर एट 1/2 फेसेस, 1.5 फेसेस। फेसेस होते कितने, 6 फेसेस होते हैं। देखो अब इसको डिकोड कैसे करना है सीखेंगे। ये तो बहुत ही इजी लाइन हो जाएगी, बी आर एट द कॉर्नर्स, ये तो इसका कंट्रीब्यूशन तो हमें पता है 1 हो जाएगा। ये डिकोड करने का सारा खेल है। आधे फेसेस पर है, 1.5 फेसेस मतलब 6 फेसेस होते हैं, लेकिन केवल 3 फेसेस पर प्रेजेंट है। समझो क्या बोल रहा है, ए एटम्स आर एट 1/2 फेसेस। ए एटम्स फेसेस पर नहीं है, 1.5 फेसेस पर है सिर्फ। मतलब एक यूनिट सेल में कितने फेसेस होते हैं, क्यूबिक यूनिट सेल में 6, और केवल आधे पर प्रेजेंट है एक एटम्स, मतलब 3 पर प्रेजेंट है भाई। 1/2 फेसेस मतलब क्या हुआ, 3 फेसेस, है ना। एक यूनिट सेल में 6 फेसेस होते हैं, 6 फेसेस का जस्ट आधा 3 फेसेस। इजी कर लिया डिकोड। अब ये 3 फेसेस जो हैं इन पर एटम्स प्रेजेंट हैं ए के, इनका कंट्रीब्यूशन बताना पड़ेगा, है ना, इनका कंट्रीब्यूशन तो बताना पड़ेगा, क्योंकि हर एक फेस 2 यूनिट सेल के बीच में डिवाइडेड है। मतलब हर एक फेस पर जो एटम प्रेजेंट है वो 2 यूनिट सेल के बीच में डिवाइडेड है, मतलब उसका कंट्रीब्यूशन होता है एक यूनिट सेल में 1.5, है ना। क्या बोल रही हूं मैं, ठीक है। इसी तरह से एक और यहां पर हमने बनाया, ठीक है। यहां देखो ये जो फेस है, इस फेस पर एक एटम फेस सेंटर पर सिचुएटेड है, लेकिन ये जो फेस है ये जो एटम है ये 2 यूनिट सेल्स का हिस्सा है ना। ये वाला फेस ले रही हूं मैं, ये वाला, ठीक है। ये जो एटम है हमारा ये 2 यूनिट सेल का हिस्सा है, तो इसका कंट्रीब्यूशन 1/8 हो जाएगा। जैसे कॉर्नर एटम्स 8 यूनिट सेल का हिस्सा होते हैं, वैसे ही ये जो फेस सेंटर पर प्रेजेंट है ये 2 का हिस्सा है। अब आगे क्या देखेंगे, इन्होंने बोला है कि 3 फेसेस पर ही एटम प्रेजेंट है, तो 3 फेसेस पर जब एटम प्रेजेंट है तो कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा,
एक ये फेस पर प्रेजेंट है, एक मान लो नीचे वाले फेस पर प्रेजेंट है, एक ऊपर वाले फेस पर प्रेजेंट है, बाकी किसी पे प्रेजेंट है ही नहीं। तो ये भी तो भाई, ये वाले जो फेसेस हैं ये भी तो शेयर्ड ही है ना, तो ये वाले एटम्स की शेयरिंग होगी, तो फिर कंट्रीब्यूशन कितना होगा 3 इंटू 1/2, तो क्या आ जाएगा 3/2 आ जाएगा कंट्रीब्यूशन। कितना आ जाएगा 3/2, मतलब 1/2 फेसेस पर जो एटम्स प्रेजेंट हैं वो कितना कंट्रीब्यूट करेंगे 3/2। क्लियर है? चलो अब अगला, कैलकुलेट द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड, लेकिन बी के एटम्स कहां पर प्रेजेंट है, कॉर्नर्स पर। बी के एटम्स कहां प्रेजेंट है, कॉर्नर्स पर प्रेजेंट है, ठीक है। तो अब क्योंकि ये कॉर्नर्स पर प्रेजेंट है तो इनका कंट्रीब्यूशन जस्ट 1। फॉर्मूला क्या हो गया, ए बी, ए कितना आया 3/2, बी तो जस्ट 1, तो कुछ नहीं, इसको यहां पर ले जाओ, मल्टीप्लाई कर दो। ऐसे भी कर सकते हो आप, ए बी है, ये 3/2 है, फ्रैक्शनल वैल्यू है, होल नंबर में करना है तो इंटू 2 यहां कर दो, इंटू 2 यहां कर दो, ऊपर ऊपर न्यूमरेटर में इंटू 2 कर दो, तो ये 2 से 2 कैंसिल, यहां पर एज इट इज, तो ये कितना आ गया A3B2। यस, तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड, ठीक है। तो इस तरह के वेरिएशंस हमें देखने को मिलेंगे। क्लियर है? चलो अगला देखते हैं, इसमें क्या बोला है, इसमें बोला है फेरिक ऑक्साइड क्रिस्टलाइजेज इन हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक अरेंजमेंट। एरे मतलब अरेंजमेंट, इसमें कंपाउंड का नाम दे दिया है कि फेरिक ऑक्साइड है, ठीक है। चलो अगला हमसे बोला है विथ 2 आउट ऑफ एवरी 3 ऑक्टाहेड्रल होल्स। ऑक्टाहेड्रल होल्स टोटल कितने हैं, टोटल है 3। हर 3 ऑक्टाहेड्रल होल्स में से 2 ऑक्टाहेड्रल होल्स किसने ऑक्यूपाई कर लिए हैं, फेरिक आयंस ने। किसने ऑक्यूपाई कर लिए हैं, फेरिक आयंस ने। फेरिक आयंस ने 2 आउट ऑफ 3 ऑक्टाहेड्रल होल्स ऑक्यूपाई किए हैं, ठीक है। फेरिक आयंस की बात हो रही है। तो जब 3 में से 3 टोटल है, 3 में से 2 फेरिक आयंस ने ऑक्यूपाई किए, तो ऑक्साइड आयंस ने कितने ऑक्यूपाई किए, 1, तभी तो 2 + 1 3 होगा, 1। अब इससे हमें क्या पता लगाना है कि जो ऑक्साइड आयंस हैं वो हैं कितने, या उनने कौन सी पोजीशन ऑक्यूपाई करी है। तो जब ऑक्साइड आयंस केवल एक के अक्रॉस केवल एक ऑक्टाहेड्रल होल है ना, मतलब क्या, देखो यहां पर क्या लिखा है, विथ 2 आउट ऑफ एवरी 3 ऑक्टाहेड्रल होल्स ऑक्यूपाइड बाय फेरिक आयंस। 2 आउट ऑफ एवरी 3 ऑक्टाहेड्रल होल्स ऑक्यूपाइड बाय फेरिक आयंस, है ना, यही है। तो इसका मतलब है एक ऑक्टाहेड्रल होल ऑक्साइड आयन के अक्रॉस है, और जितने होल्स उतने स्फीयर्स या उतने एटम्स। तो एक होल है मतलब ऑक्साइड आयंस के नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे, 1, और ये कहां सिचुएटेड होंगे, कॉर्नर पर, तभी तो 8 इंटू 1/8 करने पर ही तो हमें 1 मिलेगा। 8 इंटू 1/8 करने पर ही तो हमें 1 मिलेगा, ठीक है। तो इससे जस्टिफाई क्या हुआ कि जो ऑक्साइड आयंस हैं वो कॉर्नर्स पर प्रेजेंट हैं। अब निकालना है नंबर ऑफ फेरिक आयंस। देखो 2 आउट ऑफ एवरी 3 ऑक्टाहेड्रल होल्स आर ऑक्यूपाइड बाय फेरिक आयंस। तो अगर एक ऑक्टाहेड्रल होल है तो नंबर ऑफ स्फीयर्स n, यहां पर कितने 2/3 ऑक्टाहेड्रल होल्स हैं, तो नंबर ऑफ स्फीयर्स 2/3 ले लो आप, सिंपलेस्ट रेशियो में आगे कन्वर्ट कर लेना, Fe 2/3 एंड O तो 1 ही है, ये इधर चला जाएगा, या फिर इंटू 3 कर दोगे आप तो क्या हो जाएगा Fe2O3, ठीक है। क्लियर चीज, देखो सीधा सीधा मतलब क्या निकलता है, फेरिक आयंस ने भाई यहां पर देखो, फिर से देखो, फेरिक आयंस ने बेटा 2/3 ऑक्टाहेड्रल होल्स ऑक्यूपाई करे हैं। इसका क्या मतलब है कि जो ऑक्साइड आयंस है उनने कितने ऑक्यूपाई किए हैं, उनने
1 आउट ऑफ एवरी 3 ऑक्यूपाई किया है, 1 आउट ऑफ एवरी 3 ऑक्यूपाई किया है। क्लियर है इतनी चीज? ठीक है, अब ये 1 कब आएगा, कब मिलेगा हमको? जब ऑक्साइड आयंस कॉर्नर्स पर सिचुएटेड होंगे तभी मिलेगा ना। ठीक है, तो इस तरह से हम प्रोसीड करते हैं। चलो डन, डिराइव द फॉर्मूला। क्या आया? Fe2O3। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है इन अ क्यूबिक टाइप यूनिट सेल है क्यूबिक टाइप, एटम्स ऑफ ए आर एट द सेंटर एंड कॉर्नर्स ऑफ द क्यूब। ऐसे ही थोड़े थोड़े स्लाइट वेरिएशंस देखने को मिलेंगे। ए एटम्स कहाँ है? कॉर्नर्स पर है, एंड सेंटर ऑफ द क्यूब मतलब बॉडी सेंटर, क्यूब के सेंटर में मतलब क्यूब की जो बॉडी है उसके सेंटर में, बॉडी सेंटर। ठीक है, अगली चीज, एटम्स ऑफ बी आर एट 1/2 फेसेस ऑफ द क्यूब। बी एटम्स क्या है, कहां है? 1/2 फेसेस। अगेन ये 1/2 फेसेस वाला कॉन्सेप्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं। बताना है सिंपलेस्ट फॉर्मूला, कंपाउंड का सिंपलेस्ट फॉर्मूला क्या होगा। ठीक है, बता पाओगे? देखो क्या होगा यहाँ पर, कॉर्नर्स पर अगर है तो कॉर्नर्स का कंट्रीब्यूशन तो 1/8 इंटू 8 होगा। एट द सेम टाइम बॉडी सेंटर पर है तो +1 हो जाएगा। टोटल एटम्स बताना है ना ए के, कॉर्नर्स पर है तो वो तो उनका कंट्रीब्यूशन ये रहा, और बॉडी सेंटर पर भी है तो उसका कंट्रीब्यूशन ये रहा। दोनों को ऐड कर दिया तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने आ गए? 2। सही है यहां तक? अब बोलो क्यों ऐड कर रहे हो मैम? तो भाई यहां पर क्वेश्चन में बोला है कि ए सेंटर पर भी है और कॉर्नर्स पर भी है, कॉर्नर ऑफ द क्यूब पर भी है। ठीक है, चलो अगली चीज, एटम्स ऑफ बी आर एट 1/2 फेसेस ऑफ द क्यूब। क्यूब में टोटल 6 फेसेस होते हैं, लेकिन केवल आधे फेसेस पर है, मतलब सिर्फ 3 फेसेस पर है। 3 फेसेस पर है तो इनका कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा? 3 इंटू 1/2 दैट इज 3/2। 3/2। ठीक है, चलो अब हम बनाते हैं फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई? ये है ए और ये है बी। ए के एटम्स कितने? 2, बी के एटम्स कितने? 3/2। होल नंबर में कन्वर्ट करना है, क्या करेंगे? इधर इंटू 2 कर दो, इधर इंटू 2 कर दो, तो 2 से 2 कैंसिल, 2 2 ज़ा 4। ये क्या बन गया? A4 एंड B3। A4 और B3 क्या हो गया? सिंपलेस्ट फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड A4B3। क्लियर है? ठीक है, सही चल रहा है यहां तक सब? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं अ यूनिट सेल कंसिस्ट ऑफ अ क्यूब इन विच देयर आर ए एटम्स एट कॉर्नर्स। ए एटम्स कहां पर है? कॉर्नर्स पर। ठीक है, तो ए का कंट्रीब्यूशन मैं 1 मान लूं डायरेक्ट। ये चीज क्लियर है? ए का कंट्रीब्यूशन 1 क्यों माना? कॉर्नर्स पर है ना भाई। 1/8 इंटू 8 विल गिव अस 1, 1 मिलेगा। ठीक है, चलो अगला, B atoms at face centers and A atoms are missing from 2 corners in each unit cell। ये वाला वेरिएशन है, इस वाले में A atoms में आगे चल के कुछ वेरिएशन है, देखेंगे। B atoms are at face centers ना, तो B atoms का कंट्रीब्यूशन पहले निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा? 6 इंटू 1/2। अब इसमें ऐसा नहीं बोला है कि हाफ फेसेस पर है या 2 फेसेस पर है, 1 फेसेस पर है, नहीं, सीधे सीधे बोला है कि 6 इंटू 1/2 जो है कंट्रीब्यूशन है, दैट इज इक्वल टू 3। 6 इंटू 1/2 इक्वल्स टू 3। ये बी का कंट्रीब्यूशन आ गया। ए में क्या चेंज है देखते हैं। देखो ए एटम्स कॉर्नर्स पर तो है, लेकिन 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 क्या है? ए एटम्स आर मिसिंग फ्रॉम 2 कॉर्नर्स। 2 कॉर्नर्स में से मिसिंग है, मतलब कितने हैं? इनका कंट्रीब्यूशन अब 1 नहीं होगा। अगर मिसिंग है 2 कॉर्नर्स, कितने होते हैं कॉर्नर्स? 8 कॉर्नर्स होते हैं ना। टोटल कितने होते हैं? 8 कॉर्नर्स होते हैं, राइट? और 8 में से 2 कॉर्नर्स से मिसिंग है, मिसिंग फ्रॉम 2 कॉर्नर्स। ठीक है, तो एटम्स हैं कितने? 6 आउट ऑफ 8 ऑक्यूपाइड है। ठीक है, 6 आउट ऑफ 8।
व्हाट इज द सिंपलेस्ट फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड? देखो एक चीज यहां पर समझो कि ए एटम्स जो हैं दे आर मिसिंग फ्रॉम 2 कॉर्नर्स इन ईच यूनिट सेल। 2 कॉर्नर्स में से हट गए, मतलब टोटल हमारे पास कॉर्नर एटम्स 8 होते हैं, लेकिन अब कितने हैं? केवल 6 है। तो 6 का कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा? 6 इंटू 1/8, क्योंकि ये जो 6 एटम्स हैं ये भी 8-8 में ही हो रहे हैं डिवाइड, ठीक है। 6 इंटू 1/8, टोटल कॉर्नर एटम्स 6, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? 6/8 भाई, जिसको हम और क्या लिख सकते हैं? 2/8। इसको हम और क्या लिख सकते हैं? 2 3 6, 2 4 8, 3/4 लिख सकते हैं, ठीक है। और बी के तो 3 है ही। अब कंपाउंड का फॉर्मूला क्या होगा? वी हैव ए एंड वी हैव बी। तो ए 3/4 और बी 3। ओके, सो इसको जब हम होल नंबर में कन्वर्ट करेंगे तो ये मिलेगा A3 एंड 4 3s are 12। सिंपलेस्ट फॉर्मूला हमसे पूछा है, सिंपलेस्ट फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड, तो ये क्या हो जाएगा? A 3 1s are 3 एंड 3 4s are 12, AB 4 हो जाएगा सिंपलेस्ट फॉर्मूला। सिंपलेस्ट फॉर्मूला रिड्यूस टर्म्स में कर देना। चलो अगला क्वेश्चन। इसमें 3 एलिमेंट्स हैं, लेकिन 3 एलिमेंट्स में उससे कोई डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल वही पैटर्न फॉलो करेंगे जो करते आ रहे हैं। देखो, इफ 3 एलिमेंट्स, कौन कौन से? P, Q एंड R, है ना, क्रिस्टलाइज इन अ क्यूबिक सॉलिड लैटिस। क्यूबिक सॉलिड लैटिस है। P एटम्स कहां है? कॉर्नर्स पर, लिखते जाओ, कॉर्नर्स पर। Q एटम्स कहां है? सेंटर पर। क्यूब सेंटर मतलब बॉडी सेंटर। R एटम्स कहां है? सेंटर ऑफ फेसेस। R एटम्स कहां है? फेस सेंटर पर। तो हमें बताना है फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, तो डायरेक्ट यहां पर हम एटम्स कितने हैं वो फाइंड कर सकते हैं। कॉर्नर्स में कितने होते हैं? जस्ट 1। 8 इंटू 1/8, 1, तो मैं 1 नहीं लिख रही हूं। क्यू, बॉडी सेंटर का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होता है? 1 क्यू। और फेस सेंटर का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होता है? 6 इंटू 1/2। फेस सेंटर पे जो एटम्स होते हैं उनका कॉन्ट्रीब्यूशन 6 इंटू 1/2, दैट इज 3। तो आर का कितना हो जाएगा? 3। बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये, ठीक है। तो ये आपका एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट रेडी हो गया। अब इसमें जो भी वेरिएशंस होंगे वो हम देखेंगे, करेंगे सॉल्व। क्लियर है इतनी चीज? पक्का? देखो क्या बोला था, 3 एलिमेंट्स हैं P Q R, क्रिस्टलाइज करते हैं क्यूबिक सॉलिड लैटिस में, जिसमें P एटम्स कॉर्नर पर हैं, Q एटम्स क्यूब सेंटर पर मतलब बॉडी सेंटर पर हैं, और R एटम्स सेंटर ऑफ द फेसेस पर हैं। जब भी फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड निकालना है, हम सबसे पहली चीज क्या निकाल लेंगे? नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट, है ना। P एलिमेंट है, उसके कितने, Q कितने, R कितने, इस तरह से, ठीक है ये चीज। तो ऐसे करके हमने ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अब इन्हीं क्वेश्चंस में थोड़े बहुत वेरिएशंस आ जाते हैं। चलो अब स्टार्ट करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, जो है पैकिंग एफिशिएंसी, ठीक है। पैकिंग एफिशिएंसी से क्या समझते हैं हम? अगर किसी भी क्रिस्टल की बात कर रहे हैं, किसी भी क्रिस्टल को हम स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें जो उसके एटम्स हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स या फिर स्फीयर्स, ठीक है, तो वो किस तरह से अरेंज्ड हैं, कितने क्लोजली अरेंज्ड हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? पैकिंग एफिशिएंसी। बस 2 लाइन में मतलब समझ लिया कि एटम्स की जो अरेंजमेंट है वो कितनी ज्यादा क्लोज है या कितना स्पेस है उनके बीच में। ये जब हम स्टडी करते हैं तो इस पैरामीटर को क्या बोलते हैं? पैकिंग एफिशिएंसी, ठीक है। चलो देखो, इन व्हाटएवर वे, लिखो, स्टेट कर रहा है वो क्लियरली, इन व्हाटएवर वे द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर पैक्ड। अब वे का मतलब क्या होता है भाई? पॉसिबिलिटी है कि वो बहुत क्लोजली पैक्ड है, या पॉसिबिलिटी है कि कुछ हद तक डिस्टेंस है उनके बीच में।
अब यहाँ पर जब हम सॉलिड्स की बात करते हैं तो भाई सॉलिड्स के बीच में तो कोई इंटर पार्टिकल डिस्टेंस नहीं होता है, तो यहाँ पर किस रेफरेंस में पैकिंग एफिशिएंसी की बात हो रही है? भाई देखो, दो स्ट्रक्चर्स हमने पढ़े थे या दो तरह की पैकिंग पढ़ी थी। एक हमने पढ़ी थी स्क्वायर क्लोज्ड पैकिंग, राइट, जिसमें जो स्फीयर्स की अरेंजमेंट थी वो वन बिलो दी अदर थी, एक के नीचे एक के नीचे एक, राइट थी ये। अच्छा, सेकेंड जो अरेंजमेंट पढ़ी थी उसमें क्या था? HCP अरेंजमेंट देखी थी सेकेंड, और उसमें क्या था भाई? उसमें ये है हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो उनके स्पेसेस में प्रेजेंट है, राइट। तो दोनों के केस में हमने पैकिंग एफिशिएंसी का एक अलग ही मैग्नीट्यूड देखा था, राइट। इसमें जो क्लोज एसोसिएशन है वो है, लेकिन उतना ज्यादा नहीं है एज कंपेयर टू HCP। ये क्या है भाई? स्क्वायर क्लोज्ड पैकिंग, और ये क्या है? हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग, राइट। तो कैसे पता चलता है कि पैकिंग एफिशिएंसी कितनी है? इनका जो एसोसिएशन है या फिर कोऑर्डिनेशन नंबर है उसको स्टडी करके, है ना। स्क्वायर क्लोज्ड पैकिंग के केस में क्या आता है? कोऑर्डिनेशन नंबर 4। हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग के केस में क्या आता है? 6। अब क्या होता है कोऑर्डिनेशन नंबर भाई? कोऑर्डिनेशन नंबर रिकॉल करेंगे जल्दी से कि एक स्फीयर के कांटेक्ट में कितने और सराउंडिंग स्फीयर्स हैं, यही होता है कोऑर्डिनेशन नंबर। सेम HCP के केस में भी यही मिलेगा हमको कोऑर्डिनेशन नंबर, लेकिन इस केस में क्या हो जाएगा? 6। क्यों? क्योंकि जब आप फर्दर लेयर बनाओगे, है ना, और फिर किसी स्फीयर को स्टडी करोगे तो उसके एसोसिएशन में कितने स्फीयर्स देखने को मिलेंगे? 6। तो ये HCP के केस में कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाता है ना। चलो, अच्छा, तो यही बोला है कि इन व्हाटएवर वे द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर पैक्ड इन अ क्रिस्टल लैटिस, एक क्रिस्टल लैटिस में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो किस तरीके से पैक्ड हैं? वे मतलब किस तरीके से, राइट। पैकिंग किस तरीके से है उनकी, या फिर अलग टर्म्स में बोलना हो तो सम फ्री स्पेस इज ऑलवेज लेफ्ट इन द फॉर्म ऑफ वॉइड्स। यहां देख लो, यहां पढ़ी थी ना टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। सिमिलरली यहां पर भी हमें स्पेसेस देखने को मिल रहे हैं। तो कुछ एरिया तो स्पेस ने कवर कर लिया है ना, सारा का सारा एरिया थोड़ी ना हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स ने कवर कर लिया है, राइट। कुछ खाली है और कुछ कवर्ड है, तो वो कितना खाली है कितना कवर्ड है यही बताता है पैकिंग एफिशिएंसी का कॉन्सेप्ट। क्लियर है इतनी चीज? पैकिंग एफिशिएंसी बहुत टेक्निकल टर्म है, आप सीधे से क्या समझोगे? ऐसा समझ लो कि जो एक बाउल आपने लिया है उसमें आपने बहुत सारी बॉल्स ऐसी रैंडमली डाल दी हैं, ठीक है, तो वो अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी मतलब मैक्सिमम स्पेस वो ऑक्यूपाई कर लेंगे जितना भी उनके हिसाब से होना होगा। फिर अगर आप उस बाउल को पकड़कर थोड़ा सा मूव कर देते हो तो क्या पता कुछ जो बॉल्स छोटी साइज में है वो वॉइड्स कवर कर ले, है ना, तो स्पेस घटा ना, ठीक है, स्पेस कट ऑफ हुआ। तो बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट है पैकिंग एफिशिएंसी का। हम इसे दो पैरामीटर्स या दो तरीके से स्टडी कर सकते हैं, या तो हम देख लें कि कितना स्पेस ऑक्यूपाइड है या हम देख लें कि कितना स्पेस खाली है। दोनों चीजों से पैकिंग एफिशिएंसी का आइडिया मिल जाएगा, ठीक है। और पैकिंग एफिशिएंसी से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, बताओ बीसीसी की पैकिंग एफिशिएंसी कितनी है ना, इस तरह की, या फिर बताओ बीसीसी में एम्प्टी स्पेस कितना है। तो क्या हम नहीं बता पाएंगे ये चीज? बिल्कुल डायरेक्ट डाटा है, और इस चैप्टर में से डायरेक्ट डाटा हमें ज्यादा ध्यान में रखना है क्योंकि वहां पर हमें पूरा डेरिवेशन सॉल्व करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है, ठीक है। तो जो चीजें डायरेक्ट आप याद रख सकते हो ना, उन्हें डायरेक्ट ही अप्रोच करेंगे। क्लियर है इतनी चीज? चलो अब आगे देखो, the percentage of total space filled by the particles is called packing efficiency। क्या बोला है कि जितना भी मान लो कि ये जो स्पेस है भाई ये 100% है, ये स्पेस तो 100% है ना। अब इसमें जब हम बॉल्स फिल करने लगते हैं, बॉल्स फिल करी, ठीक है, इसमें हमने ये बॉल्स हमारी फिल कर ली,
तो अब जो स्पेस इन वॉल्स ने ऑक्यूपाई किया है, क्या वो 100% स्पेस ऑक्यूपाई किया है? नहीं, कुछ खाली स्पेस भी तो बचा है। तो यही कि कितना स्पेस ऑक्यूपाई किया है अपॉन टोटल स्पेस, क्या बोल रहे हैं? परसेंटेज ऑफ टोटल स्पेस फिल्ड बाय द पार्टिकल्स इज कॉल्ड पैकिंग एफिशिएंसी। क्लियर है इतनी चीज? अब यही आप इन वॉल्स को ही क्या मान लो कि हमारे क्रिस्टल के स्फीयर्स हैं या फिर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, है ना। और यहां पर स्क्वायर क्लोज्ड पैकिंग जब हम स्टडी करते हैं, हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग हम स्टडी करते हैं, तो इसमें हमें क्या देखने को मिलता है भाई कि कुछ हद तक तो ऑक्यूपाइड है सारा का सारा स्पेस, लेकिन कहीं कहीं खाली भी है ना। तो यही जस्टिफाई करेगा या यही आगे बढ़ाकर ले जाएगा हमारा कॉन्सेप्ट पैकिंग एफिशिएंसी का। बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। और ये तो रही एक्सप्लेनेशन की बात, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि पैकिंग एफिशिएंसी क्या होती है। लेकिन जो क्वेश्चन आने वाला है ना, उसमें हमें पैकिंग एफिशिएंसी डिफाइन नहीं करना होगा। वो डायरेक्ट हमसे पूछेंगे कि इस पर्टिकुलर क्रिस्टल की पैकिंग एफिशिएंसी कितनी है। ठीक है, तो अब हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम वो डाटा डायरेक्ट याद रखें इंस्टेड ऑफ ऑल दिस। अभी आपको एलिमेंट्री आइडिया हो गया कि भाई पैकिंग एफिशिएंसी मतलब एग्जामिनर क्या बात कर रहा है, क्या पूछ रहा है। ठीक है, टर्म्स भी तो पता होने चाहिए ना हमें। क्लियर है इतनी चीज? चलो आगे देखेंगे। ये जो टेबल है भाई, इसको अपनी फॉर्मूला शीट में बिल्कुल लिख लो, एक्सेप्ट दीज डेसिमल वैल्यूज, है ना। डेसिमल वाली वैल्यूज नहीं याद रखेंगे, सिर्फ ये जो आपकी फ्रैक्शन में वैल्यूज हैं इनको ध्यान में रखेंगे और इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, अब ये है क्या देखते हैं, चलो। फ्रॉम द अबव डिस्कशन फॉलोइंग जनरलाइजेशंस कैन बी मेड। यहां पर है आपका टाइप ऑफ यूनिट सेल। कितने टाइप की यूनिट सेल पढ़े थे? सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक और फेस सेंटर्ड क्यूबिक। ठीक है, ये तीन थे हमारे टाइप ऑफ यूनिट सेल। अब हम क्या स्टडी कर रहे हैं भाई? एनालिसिस ऑफ दीज क्यूबिक सिस्टम्स। इसमें हम किस चीज की एनालिसिस करेंगे? तो हमें स्टडी करना है रेशो, रेडियस रेशो जो आगे आएगी। सेकेंड चीज एक जो हमें स्टडी करना है वो है रेडियस। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अगर इस पूरे टेबल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज बोलूं ना मैं, तो भाई वो है रेडियस। डायमीटर तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो ना, ट्वाइस द रेडियस इज डायमीटर। तो डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट नेबर्स का मैग्नीट्यूड, रेडियस कितना होगा उसका क्या कैलकुलेशन रहेगा, और फाइनली पैकिंग एफिशिएंसी। ठीक है, तो ये सारी चीजें अभी हम देखते हैं। बाकी इसका डेरिवेशन हमारे किसी काम का नहीं है, एग्जाम में हम डेरिवेशन नहीं सॉल्व करेंगे। आपके पास न्यूमेरिकल आया है, ठीक है, मान लो एग्जाम में सीधे आपको दिख रहा है कि रेडियस कैलकुलेशन के ऊपर न्यूमेरिकल आया है, तो क्या करोगे भाई? पूरा डेरिवेशन सॉल्व करोगे और फिर निकालोगे कि उसकी रेडियस कितनी आती है और फिर उसको फॉर्मूला में पुट करोगे। फिर आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे जाकर, कितना ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है ना। तो जब हम नीट की प्रिपरेशन करते हैं और बोर्ड्स की प्रिपरेशन करते हैं तो दोनों में फर्क है। ठीक है, जब बोर्ड्स की तैयारी आप कर रहे हो तो बेशक आपको पूरा पूरा डेरिवेशन सीखना है, लेकिन सिंस हम यहाँ पर नीट की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ इतना डाटा ध्यान रखना इज सफिशिएंट। ठीक है, तो अब कोई ये नहीं बोलेगा कि मैम डेरिवेशन नहीं करवाया। बेटा डेरिवेशन आपके काम का नहीं है। जहां लगेगा कि डेरिवेशन में से क्वेश्चन आ रहा है तो आपको बिल्कुल करवाया जाएगा। ठीक है, क्लियर है इतनी चीज? चलो, हम बोर्ड्स नहीं देने जा रहे हैं या फिर नीट के एग्जाम में हमसे ये नहीं बोला जाएगा कि बीसीसी के रेडियस को कैलकुलेट करके दिखाएं, डिराइव करके दिखाएं बीसीसी का रेडियस किस तरह से आता है, या फिर एफसीसी का डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट नेबर्स किस तरह से आता है। ये चीज हमसे नहीं पूछी जाएगी। जो हमसे पूछा जाएगा हम वो रेडी रखें। ठीक है, क्लियर है इतनी चीज? चलो, अब सबसे पहला फॉर्मूला हम देखेंगे सिंपल क्यूबिक के केस में। डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट नेबर पूछा है। सिंपल क्यूबिक क्या होता है, किस तरह का यूनिट सेल होता है? देखो, जब हम सिंपल क्यूबिक की बात करते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है, ये आपका सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है, राइट।
और इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स किस तरह से अरेंज्ड हैं भाई, कुछ इस तरह से। ओके, ये आपका सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है। अब डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट नेबर मतलब क्या, ये एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, राइट, और ये भी एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, तो इन दोनों के बीच में क्या डिस्टेंस है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, उसको किससे रिप्रेजेंट कर दिया मैंने, डी से। यही है डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट नेबर, जो हमें देखना है आगे चल के। ठीक है, दिस इज व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट नेबर। क्लियर है इतनी चीज। अब चाहे वो डिस्टेंस, सिंस ये क्यूबिक यूनिट सेल है, क्यूब के केस में सारे ही जो पैरामीटर्स होते हैं या आपके जो जितने भी डायमेंशंस होते हैं वो बराबर होते हैं ना, तो यहां पर डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट नेबर, चाहे आप ये वाला कंसिडर करो, चाहे ये वाला कंसिडर करो, चाहे ये वाला कंसिडर करो, सब एक ही है। ठीक है, क्लियर है। तो जो दो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं हमारे, इसमें डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट नेबर कितना है देखते हैं, चेक करते हैं। देखो यहां पर डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट नेबर्स डी इज इक्वल टू ए। अब ए क्या होता है, एज लेंथ होती है। ए क्या होता है, एज लेंथ। अब बोलोगे मैम एज लेंथ, हाँ भाई एज लेंथ पढ़ा था ना, दिस इज द एज लेंथ। ठीक है, और ये इक्वल टू डी ही है सिंपल क्यूबिक के केस में। ठीक है, क्लियर इतनी चीज। तो डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखेंगे, कुछ भी डेरिवेशन दिमाग में नहीं रखना है। सिंपल क्यूबिक के केस में डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट नेबर्स इज इक्वल टू ए ओनली। डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट नेबर हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डी से, और ये किसके बराबर है, इक्वल टू एज लेंथ। ए क्या है, ए है एज लेंथ। आगे क्वेश्चंस में आपसे पूछा जाएगा कि एज लेंथ कैलकुलेट करके बताओ, तो बतानी पड़ेगी। ठीक है, और एज लेंथ के जो यूनिट्स होते हैं जो हमें देखने को मिलेंगे मोस्ट कॉमनली, वो कौन सा होगा, पिकोमीटर्स। एज लेंथ हम किस में देखेंगे भाई, एज लेंथ का यूनिट क्या होगा, पिकोमीटर्स, पीएम नहीं है, पिकोमीटर्स। जल्दी से बताओ 1 मीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी पिकोमीटर्स, कमेंट बॉक्स में बताओ, क्योंकि ये कन्वर्जन यूज आने वाला है। ठीक है, आगे जब आप सॉल्व करोगे ना, तो ये सब चीजें बहुत ध्यान में रखनी पड़ेंगी आगे। जैसे हमारा जो ऑप्शन है वो मीटर्स में दिया हुआ है, लेकिन क्वेश्चन में डाटा पिकोमीटर्स में दिया है, तो भाई कन्वर्जन आना चाहिए ना। ठीक है, तो इसीलिए ये कन्वर्जन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बाकी देखते हैं, सिंपल क्यूबिक में डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट नेबर डी इज इक्वल टू एज लेंथ आया। बाकी फिर रेडियस क्या होता है, रेडियस जस्ट हाफ, तो a बाई 2। ठीक है, डायरेक्ट याद रखेंगे, बिल्कुल कोई डेरिवेशन दिमाग में नहीं होना चाहिए। d इज इक्वल टू a, और क्लास में ही याद कर लो, आगे जब हम न्यूमेरिकल करेंगे ना तो डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो क्यों ना अभी आगे हमें न्यूमेरिकल्स करने हैं तो यहीं से याद करते हुए चलेंगे। ठीक है, चलो a बाई 2 रेडियस हो जाएगा। अगर हमसे रेडियस पूछा है सिंपल क्यूबिक का, वैसे एक चीज मैं आपको बताऊं, जो क्वेश्चन का पैटर्न अभी तक देखा गया है उसमें बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक और फेस सेंटर्ड क्यूबिक पर सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं। एक जो एनालिसिस है जो हम करते हैं, ठीक है, ये तो बहुत इजी है, बच्चा भी बता देगा, a बाई 2 रेडियस। ठीक है, मेन जो चैलेंज है वो है भाई ये वाली वैल्यूज में, क्योंकि क्या हो जाता है हम उल्टा कर देते हैं। ठीक है, काफी सारे स्टूडेंट्स, जब ऐसे हो जाएगा ना हमारा चैप्टर एक बार और हमने इनफ प्रैक्टिस नहीं की है, तब ये गड़बड़ होती है कि बीसीसी में एफसीसी की रेडियस का फॉर्मूला लगा रहे हैं और एफसीसी में बीसीसी की रेडियस का। ठीक है, तो इसीलिए ध्यान रखेंगे ये चीज। चलो, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक के केस में क्या हो जाएगी भाई, क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट नेबर इट विल बी a√3/2, a√3/2, d इज इक्वल टू a√3/2। ठीक है, फिर जब रेडियस की बात आती है तो क्या करते हैं, इसी को 2 से डिवाइड कर देते हैं, राइट, तो a√3/4 आ जाएगा रेडियस। पैकिंग एफिशिएंसी पर अभी आएंगे, क्योंकि वो चीज मुझे आपको देन एंड देयर ही लर्न करवानी है। ठीक है, चलो फेस सेंटर्ड क्यूबिक की जब हम बात करते हैं तो
डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट नेबर d इज इक्वल टू हो जाएगा a/√2। क्या हो जाएगा? a/√2। जैसे साइन कॉस टैन की वैल्यूज आप डायरेक्टली याद रखते हो, वैसे ये भी डायरेक्टली याद रखो, a/√2। ठीक है, अब यहां पर रेडियस, अब ये जो है a/√2 है, तो रेडियस क्या हो जाएगा? डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो वो आकर ऊपर तो मल्टीप्लाई हो जाता है ना, तो इट इज इनटू 2। ठीक है, तो ये रेडियस हो गया। चलो एक बार जल्दी से रिवाइज करेंगे। टाइप ऑफ यूनिट सेल है हमारा SCC, सिंपल क्यूबिक, देन BCC और FCC। ठीक है, क्लियर? डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट नेबर D से रिप्रेजेंट किया है, रेडियस R से रिप्रेजेंट किया है। चलो जल्दी जल्दी बताते जाओ कमेंट बॉक्स में भी कि SCC का डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट नेबर कितना होता है, जल्दी से बता दो। इट इज इक्वल टू A। ठीक है, और रेडियस कितना हो जाएगा? फिर रेडियस हो जाएगा इसका जस्ट आधा, a/2। क्लियर? चलो BCC के केस में कितना होता है भाई डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट नेबर? इट इज √3/2a। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ध्यान से देखते नहीं है, यहां देखो केवल 3 के ऊपर रूट है, ना कि ऐसा कुछ भी नहीं है, √3/2a। ना ही ऐसा है गाइस और ना ही ऐसा है √3a/2। तो फॉर्मूला जब याद रख रहे हो ना तो अच्छे से याद रखो। ठीक है, सिर्फ √3 है, 3 के ऊपर रूट है, अपॉन 2 पर कोई रूट नहीं है और ना ही a पर कोई रूट है। क्लियर है? सॉर्टेड है इतनी चीज। देखो जहां जहां आप गलती करोगे ना वो मैं आपको बताते जा रही हूं। ये सारे के सारे आपके मिस्टेक जोन्स हैं। ठीक है, तो इनको अभी ही करेक्ट कर लो वरना क्वेश्चन में गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, चलो अब देखो इसमें रेडियस कैलकुलेट करना है, तो रेडियस का क्या हो जाएगा? डिवाइडेड बाय 2। तो फॉर्मूला बना √3/4 इंटू a। क्लियर? √3/4 इंटू a। इजी। चलो आगे देखेंगे FCC के केस में। अब FCC के केस में डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट नेबर आता है भाई a/√2, है ना, a/√2। फिर रेडियस जब कैलकुलेट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? a/2√2। ठीक है, a/2√2। चलो इतनी बातें हो गई। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि ये जो √3 है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी और ये जो √2 है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, यहीं से आप याद करके चलें। अगर आप भूल गए तो वैसे तो मुझे उम्मीद है कि आपको पता होगा, तो कमेंट बॉक्स में बताएंगे √3 की वैल्यू कितनी होती है और √2 की वैल्यू कितनी होती है। आगे कैलकुलेशन में काम आएगा। भाई अगर सॉल्व करना है हमें क्वेश्चन तो पता होनी चाहिए ना √2 या √3 की वैल्यू। ठीक है, तो √3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1.732 यही होती है, और √2 की वैल्यू 1.414। ठीक है, तो √3 की वैल्यू हो गई, √2 की वैल्यू हो गई, सारा का सारा डाटा रेडी है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ठीक है, BCC के लिए √3/2 इंटू a, √3/4 इंटू a अगर रेडियस पूछा है तो। सिमिलरली FCC के लिए डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट नेबर a/√2 और रेडियस अगर पूछा है, रेडियस ऑफ द एटम, वो होगा a/2√2। √3 की वैल्यू, √2 की वैल्यू गिवन है। ठीक है, अब डायरेक्ट फॉर्मूला में जो भी डाटा गिवन है वो हमें पुट करना है। या तो वो आपसे डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट नेबर पूछ लेंगे या फिर वो आपसे क्या पूछेंगे? रेडियस ऑफ द एटम। क्लियर चीज है इतनी? ठीक है, तो अब डायरेक्ट फॉर्मूला के थ्रू ही हम क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हैं। सारी सामग्री तैयार है, अब बढ़ेंगे आगे। अब एक और बात कर लेते हैं, किसके ऊपर? पैकिंग एफिशिएंसी के ऊपर। पैकिंग एफिशिएंसी के ऊपर
क्वेश्चंस आते हैं और मैंने आपको बताया कि डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, वो आपसे पूछेगा एफसीसी लैटिस की पैकिंग एफिशिएंसी क्या है, सीधे आंसर लगाएंगे 74%। ठीक है, यही याद कर लो। एफसीसी की कितनी है भाई 74%, बीसीसी की कितनी है भाई 68%। पैकिंग एफिशिएंसी की बात हो रही है ना। जब अगर अब देखो इसमें एक चीज, पैकिंग एफिशिएंसी जब पूछा जाए तो 68%, 74%, बहुत कम केसेस में ये वाली पूछ लेते हैं सिंपल क्यूबिक, लेकिन ध्यान रखो डाटा, क्या पता एग्जामिनर पूछ ले भाई इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो कोई भरोसा नहीं है। 52.4% होती है सिंपल क्यूबिक की। फिर 68% किसकी होगी, बीसीसी की, और 74% एफसीसी की। क्लियर है इतनी चीज। अच्छा, आपसे पूछा है कि पैकिंग एफिशिएंसी बतानी है तो बिल्कुल ये जवाब देना, लेकिन अगर एग्जामिनर ने पूछा है कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ वेकेंट स्पेस प्रेजेंट इन द बीसीसी लैटिस, तो आपका जवाब क्या होगा, आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में जल्दी से आंसर करेंगे कि बीसीसी में वेकेंट स्पेस कितना होगा। सेकेंड टाइप जो होता है, एक तो हो गया पैकिंग एफिशिएंसी वाला टाइप, दूसरा पैकिंग एफिशिएंसी वाला क्वेश्चन ही कैसा बनता है कि वेकेंट स्पेस कितना है। ठीक है, बीसीसी में आप देखो कि पैकिंग एफिशिएंसी कितनी हो रही है 68%। ये क्या है भाई पैकिंग एफिशिएंसी, लेकिन हमसे पैकिंग एफिशिएंसी थोड़ी पूछी है, क्या हमसे पैकिंग एफिशिएंसी पूछी, नहीं, हमसे तो क्वेश्चन में पूछा है कि वेकेंट स्पेस कितना है, तो फिर उसका जवाब कितना होगा, इट विल बी 100 माइनस द पैकिंग एफिशिएंसी, मतलब 100 माइनस 68%। परसेंट मतलब क्या होता है 68, पैकिंग एफिशिएंसी है 68%। इसको सोचो जरा, पैकिंग एफिशिएंसी है, पैकिंग एफिशिएंसी इज 68, मैं इसको तोड़कर लिख रही हूं परसेंट। ठीक है, परसेंट मतलब क्या होता है पर 100, परसेंट मतलब क्या होता है पर 100। तो पैकिंग एफिशिएंसी भाई 68 है 100 में से, भाई आपको से 99 मार्क्स मिले, लेकिन कितने में से, कुछ टोटल तो होगा 100। ठीक है, यहां पर 68 है पैकिंग एफिशिएंसी 100 में से, तो वेकेंट स्पेस कितना हुआ 100 माइनस 68, कितना हो जाएगा 32%। तो ये भी एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डाटा है और आपके क्वेश्चंस आए हैं प्रीवियस ईयर्स में, ये इस चीज पर क्वेश्चन आया है और बिल्कुल यही का यही क्वेश्चन आया है। और बताओ बहुत डिफिकल्ट था क्या ये कुछ, क्यों हम 4 मार्क्स लूज करें। ठीक है, एंड विद इन अ सेकेंड, मतलब ये तो वही है ग्रामर वाला हाल, आती है नहीं आती है नहीं आती है। ठीक है, तो अगर आंसर पता है तो पता है, नहीं पता है तो नहीं पता है। क्लियर है। ठीक है, चलो, तो अब जब इतने डायरेक्ट चीजों से, डायरेक्ट डाटा से हमें मार्क्स मिल रहे हैं तो क्यों मिस करना है भाई। और ये बहुत फ्रीक्वेंट क्वेश्चंस हैं, पूछे जाते हैं। दैट इज व्हाई आई से कि सॉलिड स्टेट बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर है, कोई मेहनत का काम नहीं है इस चैप्टर में। डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखोगे, डायरेक्ट एप्लीकेशन लगा दोगे, बन गया काम, मिल गए 4 नंबर 8 नंबर। ठीक है, तो इस तरह के चैप्टर्स को हमें बिल्कुल फिंगर टिप्स पर रखना चाहिए। आप इस चैप्टर का कुछ मत करो, बेसिक जितना पढ़ाया है इसी में से देख लो आप प्लस प्रैक्टिस। सबसे ज्यादा जो इजी क्वेश्चन, लाइक जो इजी चैप्टर्स होते हैं ना, इनकी हम जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा है। हमको चैप्टर उठा के देखना ही नहीं पड़ेगा, जो हमारे नोट्स है ना वो भी नहीं देखने पड़ेंगे बेटा। तो दिस इज द एडवांटेज। ठीक है, चलो अब कमेंट बॉक्स में बता दो कि एफसीसी में वेकेंट स्पेस कितना होगा। एफसीसी में कितना हो जाएगा वेकेंट स्पेस, पैकिंग एफिशिएंसी कितनी होती है 74%, तो वेकेंट स्पेस कितना हो गया, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि वेकेंट स्पेस कितना हो गया। नीट का सवाल मेरी तरफ से आपके लिए। ठीक है, चलो डन, इतना काम, इतना तो हमने हमारा जितना भी
डाटा है वो रेडी कर लिया, अब आती है क्वेश्चंस की बारी। ठीक है, अब आएगा एप्लीकेशन पार्ट। चीजें सीख ली, फॉर्मूला दिमाग में रख लिए, अब आएगा एप्लीकेशन पार्ट। जब तक क्वेश्चन नहीं लगाया तो फिर भूल जाओ कि तुम्हें चीज आती है। क्वेश्चन बना ले गए मतलब चीज सही पढ़ी है। ठीक है, चलो देखो क्या है भाई। एग्जाम्पल या क्वेश्चन कह रहा है जेनॉन इज क्रिस्टलाइज्ड इन FCC लैटिस। ये जो है ना कि किस लैटिस में क्रिस्टलाइज कर रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कहीं का कहीं फॉर्मूला अगर आप लगा दोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, और F को B नहीं पढ़ने का और B को F नहीं पढ़ने का। ठीक है, क्लियर है। चलो, जेनॉन इज क्रिस्टलाइज्ड इन FCC लैटिस। आगे, एंड एज ऑफ यूनिट सेल इज 620 पिकोमीटर्स। एज लेंथ कितनी है? एज लेंथ कितनी है? एज ऑफ यूनिट सेल इज 620 पिकोमीटर्स। ए आया है 620 पिकोमीटर्स। What is the nearest neighbor distance and radius of xenon atom? दो चीजें पूछ ली गई हैं। डी भी पूछा है, आर भी पूछा है, FCC के लिए पूछा है, तो बहुत मुश्किल चीज पूछ ली क्या हमसे? नहीं, राइट। चलो, डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट नेबर, पहली चीज हमसे जो पूछी है वो है डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट नेबर, और दूसरी चीज जो पूछी है वो है रेडियस ऑफ xenon एटम। दूसरी चीज भाई क्या पूछी है? रेडियस। ठीक है, तो xenon क्रिस्टलाइज इन FCC लैटिस। FCC के लिए नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस कितना होता है? A/√2, यही फॉर्मूला पढ़ा है, जहां पर A क्या है भाई? डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट नेबर के लिए जो हम A लिख रहे हैं A/√2, ये A क्या है? एज लेंथ। डाटा गिवन है, √2 की वैल्यू हमें पता है। ठीक है, चलो, रेडियस, रेडियस का क्या हो जाएगा? A/2√2। क्या हो जाएगा? A/2√2। तो अब क्योंकि ये डाटा हमें इजीली याद है तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला में पुट कर देंगे। क्लियर है? तो चलो इसको फॉर्मूला में अब पुट करते हैं। अब देखो, इसमें जो भी आंसर होगा ऑप्शंस में किस तरह से गिवन है, यही पावर गिवन है, कुछ और गिवन है, उस हिसाब से आप मैनिपुलेट करेंगे। इतनी चीजें हमने सीख ली हैं। ठीक है, यहां तक सही है। चलो, तो ऐसे प्रोसीड करते हैं इन क्वेश्चंस के साथ में, और इसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, बाकी कुछ ज्यादा डिग्री का चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा। चलो, अब अगला कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे डेंसिटी ऑफ अ सॉलिड, और डायरेक्ट क्वेश्चन आता है फॉर्मूला पर। ये चैप्टर बहुत मजेदार है, मतलब आपको फॉर्मूला पता है ना, और एक दो बार आपने सॉल्व कर लिया है या इनफ प्रैक्टिस कर ली है चैप्टर की, तो काम बन जाएगा। ठीक है, चलो, अब किसी भी सॉलिड की, मतलब जो भी हम पढ़ रहे हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड, डेंसिटी अगर सॉलिड की पता करनी है, स्ट्रेट फॉर्मूला होता है। आपसे क्वेश्चन में पूछेंगे इस पर्टिकुलर क्रिस्टल की या इस पर्टिकुलर कंपाउंड की डेंसिटी बता दो, बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा, बिल्कुल कोई माता बच्ची नहीं है, सीधा सीधा फॉर्मूला है। इसमें क्या क्या है पता कर लेते हैं और डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखेंगे आप। ऑफ कोर्स आपको वहां पर डिराइव करने का बिल्कुल टाइम नहीं रहेगा, तो ये फॉर्मूलाज स्ट्रेट याद रखने हैं। ठीक है, चलो, डेंसिटी इज इक्वल टू है Z इंटू एम। क्या है भाई? डेंसिटी इज इक्वल टू Z इंटू एम अपॉन A³ इंटू Na। अब इसमें आपको काफी सारी चीजें जानी पहचानी दिख रही हैं, जैसे कि ये क्या है, ये जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ कि A क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। जो अभी तक पढ़ा है ना कि A क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, बिल्कुल वही रिप्रेजेंट कर रहा है वो। ठीक है, Na इंटू 10 टू द पावर -30, 10 टू द पावर -30। ठीक है, अब Z क्या है भाई? Z है नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल। Z क्या है? नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल। अब ये कैसे पता लगाएंगे? तो पढ़ा तो था कि सिंपल क्यूबिक में टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं? 1, है ना, और BCC FCC में कितने होते हैं ये भी पढ़ा था। तो जब भी Z की बारी आए, डेंसिटी में Z की बारी आए, तो देख लेना कि क्रिस्टल क्या है।
उसकी मतलब किस लैटिस में है, वो BCC में है या FCC में है, ठीक है, ये चीज चेक कर लेना। अगर FCC में क्रिस्टलाइज हो रहा है आपका कंपाउंड तो नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे, देखो यहां पर मैं लिख देती हूं, Z इज इक्वल टू 1 फॉर सिंपल क्यूबिक, ठीक है, फिर Z इज इक्वल टू 2 फॉर बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल and Z is equal to 4 for face centered cubic unit cell। यहां तक ठीक है बातें? तो ये डाटा तो हमें पहले से पता ही है, तो यहां पर हमें यही रखना होगा, नंबर ऑफ एटम्स इन अ क्यूबिक यूनिट सेल। में लिख देती हूं नंबर ऑफ एटम्स in given unit cell, that is Z is equal to 1 for simple cubic, 2 for body centered cubic and 4 for face centered cubic, ठीक है इतना। चलो अगली चीज M क्या है भाई, M है मास, जो भी है वो गिवन होगा। M क्या है, मोलर मास या मास आप कह लो। फिर A क्यूब क्या है, A क्यूब की जगह अगर आप डायरेक्ट वॉल्यूम भी लिखते हैं तो भी सही होगा। काफी बुक्स में आपको वॉल्यूम भी मिलता है यहाँ पर A क्यूब की जगह, क्योंकि वॉल्यूम हम कैसे फाइंड करते हैं क्यूब की, A इंटू ए। A क्या है भाई, साइड है, साइड इंटू साइड इज नथिंग बट वॉल्यूम। तो काफी सारी बुक्स में आपको A क्यूब की जगह V मिलेगा, V इज द वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। अल्टीमेटली हमें वो निकालनी तो A को क्यूब करके ही पड़ेगी ना, तो A क्यूब लिख लो। Na वही है एवोगैड्रो नंबर और 10 टू द पावर -30। ये आपका डेंसिटी का फॉर्मूला है, बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं है, देखने में लगता है, लेकिन भाई किसी भी चीज को याद करना है ना, उसकी प्रैक्टिस कर डालो रगड़ कर, ठीक है। तो इस पे जब क्वेश्चंस करोगे आराम से बन जाएगा। और होती है मिस्टेक स्टार्टिंग में, इधर उधर कर दोगे वैल्यूज को, A को क्यूब करना भूल जाओगे, ठीक है, ये इधर पावर कैलकुलेशन में दिक्कत होगी, लेकिन अल्टीमेटली जब आपकी इनफ प्रैक्टिस हो जाएगी तो चीजें सही हो जाएंगी, ठीक है। चलो अब ये जो A है भाई, ये किसमें है, ये है पिकोमीटर। इफ A इज इन पिकोमीटर बोला है तो डेंसिटी का यूनिट क्या होगा, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। बहुत ज्यादा पॉइंट टू बी नोटेड वाली चीज है ये। अगर A पिकोमीटर्स में है, क्वेश्चन में A पिकोमीटर्स में जनरली देखा जाता है, अगर पिकोमीटर्स में है तो डेंसिटी जो हम कैलकुलेट करेंगे उसका यूनिट क्या होगा, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। नोट इट डाउन। अगली चीज, वेयर A इज इन पिकोमीटर्स एंड M इज इन kg पर मोल। kg पर मोल क्या है, ग्राम्स पर मोल इज ग्राम मोलार मास, मोलर मास होता है ना वो, यहाँ पर kg पर मोल है, मोलर मास ही है। पर मोल जहां भी आ जाता है मतलब वो मोलर मास, तो इसको आप क्या समझ सकते हो, मोलर मास, एक मोल का मास, ठीक है। सही है इतनी चीजें भाई। चलो क्लियर है ये डाटा पूरा। अब अगर इन केस मान लो, अब एग्जामिनर है भाई, वो तो अपने हिसाब से वेरिएशन करेगा। अगर आपको मोलर मास किस तरह से दिया है, डायरेक्ट नहीं दिया है, अगर मोलर मास डायरेक्ट नहीं दिया है तो वो आपको डाटा दे देगा मोलर मास फाइंड करने का, ठीक है, पूरा पूरा। और इन शॉर्ट मतलब होता है ना कि मोलर मास, अब आयरन दे दिया या फिर स्कैंडियम दे दिया, नहीं पता है मास, तो क्या करोगे, तो वो आपको गिवन चीजें देगा। कंपाउंड सिमिलरली अगर कोई कंपाउंड दे दिया, उसका मोलर मास पता करना है तो वो इंडिविजुअल एटम्स का आपको मास दे देगा, ठीक है। तो इसके लिए बिल्कुल बेफिक्र रहिएगा। चलो तो क्या पढ़ा हमने भाई, डेंसिटी ऑफ अ सॉलिड का फॉर्मूला क्या होता है, Z इंटू एम अपॉन ए क्यूब इंटू Na इंटू 10 टू द पावर -30। Na की वैल्यू कितनी होती है, रिकॉल करो जल्दी से, 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। क्लियर है। चलो आगे बढ़ेंगे अब। ओके, लेड सल्फाइड हैज FCC स्ट्रक्चर। क्वेश्चन हमसे बोलता है
लेड सल्फाइड का FCC स्ट्रक्चर है। एज लेंथ गिवन है यूनिट सेल की ऑफ PBS क्रिस्टल एज 500 पिकोमीटर्स। एज लेंथ 500 पिकोमीटर्स में है। व्हाट इज द डेंसिटी? डेंसिटी पूछिए, तो चलो देखते हैं डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है। D इज इक्वल टू Z इंटू M अपॉन A क्यूब इंटू 10 टू द पावर -30 इंटू NA, यही होता है ना। चलो वैल्यूज पुट करेंगे धीरे धीरे। Z क्या आएगा यहाँ पर? FCC स्ट्रक्चर है, FCC के लिए Z कितना होता है? 4। 4 क्यों होता है भाई? कि जो कॉर्नर एटम्स है उनका कंट्रीब्यूशन तो 1, साथ ही साथ जो फेसेस में है उनका कंट्रीब्यूशन कितना होता है? हाफ। 6 फेसेस होते हैं, हाफ कंट्रीब्यूशन होता है। एटम्स कितने होते हैं? 3। टोटल 3 + 1 इज 4, है ना। चलिए 4 इंटू मास हमें नहीं दिया। लेड सल्फाइड हैज FCC structure, edge length of unit cell of PBS crystal is 500 picometer. What is the density? Okay, ठीक है। तो इसमें हमें लेड का मास पता होना चाहिए और सल्फाइड S। सल्फर का तो 32 होता है, लेड का कितना होता है? यस, व्हाट इज द मास फॉर लेड? चलो सल्फर का हो जाएगा 32 और फॉर लेड इट विल बी 207.2 और ये गिवन रहेगा क्वेश्चन में, ठीक है। यहां पर नहीं गिवन है लेकिन मेन एग्जाम में आपको गिवन रहेगा या इन जनरल प्रैक्टिस क्वेश्चंस में भी गिवन रहेगा। चलो अब टोटल हम कंपाउंड का मास निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा? 207.2 और 32, इट विल बी 7, 8, 9, 3 एंड 2, 239.2 या आप इसको 240 भी ले सकते हो। चलिए 239.2 अपॉन A क्यूब 500 पिकोमीटर्स है, राइट। ध्यान रखो पिकोमीटर्स में ही ले लो, कोई बात नहीं। 500 होल क्यूब, है ना। चलो इंटू 10 टू द पावर -30 इंटू Na है 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23, ठीक है। चलो ये इक्वल टू कितना हो जाएगा? पहले यही थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 239.2 इंटू 4 956.8, जिसको आप ऑलमोस्ट इक्वल टू 957 ले सकते हो। चलो मैं यहीं से ले रही हूँ 957 इसको डायरेक्ट, ठीक है। अपॉन 500 है ना, तो इसको हम ले सकते हैं 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, 125 इंटू इसको मैंने क्या कर लिया? इसको लिख लिया 5 इंटू 10 टू द पावर 2 का होल क्यूब। तो ये कितना हो जाएगा? 3 2 जा 6, इजी हो गया थोड़ा, है ना। अब 10 टू द पावर -30 है इंटू 10 टू द पावर 23 है। ये सारे पावर्स को अगर मैं रिजॉल्व कर लूं तो ये क्या हो जाएंगे? जब ऊपर चले जाएंगे तो इट विल बी 30 प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो 30 -23 हो जाएगा, -23 ये दे देगा 7 और फिर पॉजिटिव में है ना, ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। 7 - 6 इज 1, ठीक है। तो ये पूरा जो हमें दे रहा है, ये क्या दे रहा है? 10। ये पूरा हमें 10 दे रहा है। तो आगे इंटू 6.023, ठीक है। चलो तो ये हो जाएगा 957.0 अपॉन 125 इंटू 6.023। अब इसको आप सॉल्व करेंगे, क्या मिलता है? 9570 डिवाइडेड बाय 125। फर्दर डिवाइड करेंगे इसको 6.023 से, तो हमें मिलेगा 12.71। क्या मिला भाई? 12.71। अब यूनिट क्या होगा? ये तो आ गया, ठीक है। यूनिट क्या हो जाएगा? डेंसिटी का यूनिट क्या होगा भाई? डेंसिटी का यूनिट क्या बोला था कि अगर पिकोमीटर्स में गिवन है रेडियस, देखो
या नॉट रेडियस, एज लेंथ. एज लेंथ पिकोमीटर्स में गिवन है तो द डेंसिटी विल बी इन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. तो यहां से हो जाएगा ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब एज द आंसर. ठीक है, तो इस तरह से हम प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन के साथ. चलो, आई होप ये चीज क्लियर है आपको. आगे बढ़ेंगे. अगला क्वेश्चन है, अब बीसीसी एलिमेंट है इसीलिए एटॉमिक मास दिया है. अगर कंपाउंड होता तो मॉलिक्यूलर मास लिखा होता. देखो गिवन है, राइट, तो इस चीज की बिल्कुल चिंता नहीं करेंगे. बीसीसी एलिमेंट है मतलब Z क्या हो जाएगा 2. एटॉमिक मास M इज इक्वल टू 65. बाकी हैज अ सेल एज ऑफ A है भाई कितना 420 पिकोमीटर्स. कैलकुलेट इट्स डेंसिटी इन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. तो डेंसिटी इज इक्वल टू Z जो कि है 2 इंटू मास 65 अपॉन 10 to the power minus 30 into Avogadro number that is 6.023 into 10 to the power 23 into क्या हो जाएगा 420 पिकोमीटर्स का क्यूब. तो ये मैं लिख ले रही हूँ 42 का क्यूब इंटू 10. 420 था ना, तो 10 का क्यूब कितना हो जाएगा 10 to the power 3. फर्दर इसका भी क्यूब. देखो थोड़ा सा ध्यान से समझो क्यों लिखा है ऐसा. 420 है ना, तो इसको ले लिया मैंने 42 इंटू 10. इसका होल क्यूब करना है, राइट, इसका होल क्यूब करना है. तो ये क्या हो जाएगा 42 का क्यूब इंटू 10 to the power 3. क्लियर है इतनी चीज. सो ये है 420 पिकोमीटर्स इट इज. तो 42 इंटू 42 इंटू 42 इंटू 10 to the power 3. ठीक है, चलिए आगे देखेंगे. सिक्सटी फाइव इंटू 2 130. 130 डिवाइडेड बाय 6.023 या पहले 42 कर लेते हैं. 42 इंटू 42 इंटू 42 इज इक्वल टू 74088 इंटू हो जाएगा ये डन. अब 6.023. ठीक है, बाकी मैं पावर्स रिजॉल्व करके ऊपर लिख ले रही हूँ. 30 माइनस 23 हो जाएगा 7. 7 माइनस 3 हो जाएगा 10 to the power 4. ठीक है, 30 ऊपर जाएगा तो प्लस 30 माइनस 23 इज 7. 7 माइनस 3 कितना हो जाएगा 4. तो ये पावर आ गई. क्लियर है. अब देखो आगे 130 डिवाइडेड बाय 74088 is equal to this much divided by 6.023 is equal to 2.91. 2.91 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हमारा आंसर आया है. ठीक है, फाइनल 2.91. क्लियर है चीज. ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. क्लियर है. तो ये भी इजी क्वेश्चन था. आगे देखते हैं अगला. इसमें क्या बोल रहा है भाई, अ कंपाउंड ए बी हैज अ क्यूबिक स्ट्रक्चर. क्यूबिक मतलब क्यूबिक इज फेस सेंटर्ड एंड मॉलिक्यूलर मास कितना है 99 है. डेंसिटी इतनी है. लेंथ ऑफ एज बताना है. अब ए बताना है. तो ए कैसे निकालोगे. ए क्यूब हो जाता है z इंटू एम अपॉन 10 to the power minus 30 इंटू एवोगैड्रो नंबर इंटू द डेंसिटी. ठीक है, ये हो जाता है ए क्यूब. ए क्यूब यहाँ रहता है, यहाँ ले जाएंगे और डेंसिटी को यहाँ ले आएंगे. मतलब इनकी पोजीशंस क्या कर दी, एक्सचेंज कर दी. ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है, लेंथ, एज लेंथ. तो हमें जो मिलेगा ना वो ए मिलेगा. हमें जो मिलेगा वो ए मिलेगा, राइट, सॉरी ए क्यूब मिलेगा. और फिर हमें ए निकालना है. तो ये चीज एक पॉइंटिंग हो जाएगी. चलो ए क्यूब निकालते हैं. z कितना होगा भाई
z हो जाएगा आपका 4 सिंस क्यूबिक लैटिस है, मोलर मास 99 या मॉलिक्यूलर मास अपॉन डेंसिटी है 3.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. व्हाट इज द लेंथ ऑफ द एज इनटू 10 टू द पावर -30. -30 और +23 को मैं यहाँ रिजॉल्व करके 10 टू द पावर 7 लिख ले रही हूँ, ठीक है. एंड बचा क्या फिर 6.023. ओके, चलो सॉल्व करेंगे इसको फर्दर. 4 इंटू 99 is equal to 396 divided by 3.4 is equal to this much divided by 6.023 is equal to 19.33. 19.33 into 10 to the power 7. ओके, ये है हमारा a क्यूब. अब फर्दर इसको 1933 वेट अ मिनट 4 इंटू 99 396 divided by 3.4 divided by 6.023 देखा 19.337 या फिर 19.34 भी ले सकते हो आप, ऐसा कुछ नहीं है. 19.34 भी ले सकते हो इंटू 10 टू द पावर 7. फिर इससे जब आप a की वैल्यू निकालेंगे, क्यूब रूट निकालनी पड़ेगी, ठीक है. तो कैलकुलेट करो क्यूब रूट और फिर यू विल गेट द एज लेंथ. क्लियर है इतनी चीज? तो इस तरह से प्रोसीड करते हैं. चलिए अब है अगला क्वेश्चन. इसमें बोला है आयरन हैज बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल या इज हैज अ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस, बीसीसी लैटिस है और इसकी एज लेंथ गिवन है. डेंसिटी ऑफ आयरन इतनी गिवन है. यूज दिस इंफॉर्मेशन टू कैलकुलेट एवोगैड्रोज नंबर. अब आपको Na कैलकुलेट करना है. Na ऑल्दो पता है लेकिन फिर भी आपको कैलकुलेट करना है और चेक करो कि उतनी ही वैल्यू आती है या नहीं. ठीक है, तो जल्दी से कर लेते हैं ये वाला क्वेश्चन. Na कैलकुलेट करना है तो क्या होगा, Z इंटू एम. Z है, BCC लैटिस है तो Z विल बी 2 इंटू मोलर मास हाउ मच 56. आयरन बोला है ना सिर्फ, तो 56 अपॉन एवोगैड्रो नंबर कैलकुलेट करना है. डेंसिटी कितनी है 7.87 इंटू 10 टू द पावर -30 इंटू ए गिवन है हमें एज लेंथ 286.65. 286.65. ठीक है, इसको क्यूब करना पड़ेगा तब जा करके ए क्यूब आएगा. ठीक है, तो यहां तक आपको मिल गया है डाटा. अब सिंस हमने सेम क्वेश्चंस कर लिए हैं, इसका आंसर आप बताएंगे एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू कितनी आ रही है. ऑल्दो आपको पता है एवोगैड्रो नंबर क्या होता है, लेकिन फिर भी इससे कैलकुलेट करके देखो क्या आपको वही वैल्यू मिलती है. क्लियर है? ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करेंगे. चलिए आगे बढ़ते हैं. अगला क्वेश्चन, एन एलिमेंट X विथ एन एटॉमिक मास ऑफ 60 ग्राम्स पर मोल, उसकी डेंसिटी गिवन है हमें, एज लेंथ गिवन है 400 पिकोमीटर्स. आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल. मतलब अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस देखे इनमें वेरिएशन देख लिया कि किस टाइप से क्वेश्चंस या किस चेंज से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. चलो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. क्या बोला है, एक्स एलिमेंट है, एटॉमिक मास 60 है, डेंसिटी कितनी है 6.23. हमें बताना है टाइप ऑफ यूनिट सेल, मतलब हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा उसके लिए Z. देखो डेंसिटी इज इक्वल टू Z इंटू एम अपॉन Na इंटू 10 टू द पावर -30 इंटू 10 टू द पावर वेट Na इंटू 10 टू द पावर -30 को मैं ऐसे लिख ले रही हूँ 6.023 इंटू 10 टू द पावर 7, क्योंकि -30 प्लस 23 विल गिव अस -7, लेकिन ऊपर जाएगा तो वो +7 हो जाएगा. ठीक है, तो Na हो गया 10 टू द पावर -30 हो गया और हो गया यहाँ पर a क्यूब. क्लियर है? चलो अब यहाँ से देखते हैं, हमें फाइंड करना है Z, राइट. तो ये पूरा डाटा यहाँ चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा. डेंसिटी कितनी है, या आप पहले इसको Z के फॉर्मेट में अरेंज कर लो. Z हो जाएगा इक्वल टू D इंटू 6.023 इंटू a क्यूब अपॉन m इंटू 10 टू द पावर
7, ठीक है। चलो अब यहाँ से डेंसिटी है हमारे पास 6.23, ठीक है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, इंटू ये है 6.023 इंटू ए क्यूब कितना आएगा, 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64, 64 इंटू 10 टू दी पावर 2 है ना, कितना हो जाएगा 10 टू दी पावर 6 क्यूब करने के बाद अपॉन मोलर मास 60 इंटू 10 टू दी पावर 7। चलो 6.23 इंटू 6.023 इंटू 64, ठीक है, ये हमें कितना दे रहा है 2401, इससे मिल रहा है 2401.49 या 0.5 ले लो इंटू 10 टू दी पावर 6 अपॉन 60 इंटू 10 टू दी पावर 7। यहाँ से क्या ये रिजॉल्व हो जाएगा, 6 कटे केवल 1 बचा, 10 बचा, 6 कट गए 1 बच गया, ठीक है। अब 2401.5 डिवाइडेड बाय 60 हमें क्या देता है 40.025, 40.025, ठीक है। ये पूरी वैल्यू अपॉन 10 हो जाएगा, तो जब 10 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या देगा 4.0025, ये मिला है हमें z, ये क्या मिला है भाई z, ठीक है। अब इसको हम अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 4 मान सकते हैं बिकॉज इट इज 4.005, है ना, 4.5 4.9 होता तो थोड़ा सोचने की बात होती, लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट 4 मिला है। और z इज इक्वल टू 4 किसके लिए होता है, z इज इक्वल टू 4 भाई होता है FCC के लिए, ठीक है। तो यहां पर जब हमसे वो पूछे कि टाइप ऑफ एटम या टाइप ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल कौन सा है, तो भाई वो FCC है। सॉर्टेड। अब आगे हमसे क्या पूछा है, यहां तक हमने देख लिया क्वेश्चन। आगे हमसे बोला है कैलकुलेट द रेडियस ऑफ एन एटम ऑफ दिस एलिमेंट, रेडियस बतानी है। तो याद करो फॉर्मूला क्या किया था, FCC के केस में रेडियस क्या होता है, FCC के केस में भाई रेडियस होता है a/2√2, ठीक है, a/2√2। अब यहां पर until and unless हमें ये डाटा पता होता, क्या हम ये फॉर्मूला लगा पाते, नहीं, है ना। तो टाइप ऑफ यूनिट सेल तो पता होना चाहिए ना अगर हमें रेडियस कैलकुलेट करनी है। तो जो भी एलिमेंट x है वो क्रिस्टलाइज कर रहा है भाई FCC लैटिस में। अब हमारा क्वेश्चन इजी हो गया है, तो कैलकुलेट द रेडियस ऑफ एन एटम ऑफ दिस एलिमेंट। यहां पर a कितना दिया है 400 पिकोमीटर्स, राइट, तो लिख दो 400 पिकोमीटर्स अपॉन 2√2, तो ये कितना हो जाएगा 200 डिवाइडेड बाय √2, so this will give us 141.44, कितना मिला 141.44 एंड यूनिट विल बी पिकोमीटर्स, ठीक है, सही है यहाँ तक। तो दोनों पोर्शंस हमने देख लिए क्वेश्चन के। सबसे पहले हमसे बोला था कि टाइप ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल बता दो, और सही बात है अगर ये डाटा नहीं पता होता तो हम रेडियस भी कैलकुलेट नहीं कर पाते एटम की, ठीक है। तो क्या क्या वेरिएशंस देखे हमने अभी तक, ये सारी चीजें हम कवर कर चुके हैं। सेम टाइप मतलब जो डेंसिटी वाला क्वेश्चन है, डेंसिटी ऑफ सॉलिड, इसके केस में किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, एक तो वो डायरेक्ट बोलेगा डेंसिटी कैलकुलेशन के लिए, ठीक है, दूसरा वो आपसे क्या बोल सकता है मोलर मास बता दो, ठीक है, तीसरा वो आपसे क्या बोल सकता है भाई एवोगैड्रो नंबर बता दो, चौथा वो आपसे क्या बोल सकता है टाइप ऑफ यूनिट सेल बता दो,
क्लियर है? देखो Z हो गया टाइप ऑफ यूनिट सेल, M हो गया मोलर मास, एवोगैड्रो नंबर पूछ सकता है, डेंसिटी पूछ सकता है, या फिर आपसे पूछ सकता है एज लेंथ। क्या पूछ सकता है? एज लेंथ। दैट इज ए। और ये कैलकुलेट करने में सबसे ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि हमें जो मिलता है वो ए क्यूब मिलता है, ए की वैल्यू फाइंड करनी होती है, ठीक है? तो जैसे स्क्वायर रूट हम निकालते हैं, वैसे ही क्यूब रूट का अलग पैटर्न होता है, आई होप आपको आती है, तो क्यूब रूट से आप निकाल सकते हो। क्लियर है इतनी चीज? तो ये डेंसिटी ऑफ सॉलिड में हम इतने वेरिएशंस देखते हैं। अब भाई स्टार्ट करेंगे रेडियस रेशो। चलो, तो जब रेडियस रेशो की बात करते हैं ना, तो ये हम मेनली आयोनिक कंपाउंड्स के केस में बात करते हैं। किन के केस में? आयोनिक कंपाउंड्स। और रेडियस रेशो है मतलब रेडियस का रेशो। अब उसके लिए दो चीजें होनी चाहिए ना, तो आयोनिक कंपाउंड में क्या दो चीजें होती हैं भाई? आयंस, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो बस उन्हीं की रेशो लेनी है, एंड दैट विल बी द रेडियस रेशो। उनके जो कैटायन है उसका रेडियस और एनायन का रेडियस, इसकी जो रेशो निकल कर आएगी वो हो जाएगी हमारी रेडियस रेशो, ठीक है? तो जानते हैं, चलो। इन आयोनिक सॉलिड्स, देखो स्पेसिफाई किया है, आयोनिक सॉलिड्स के केस में बोल रहे हैं हम, है ना? इन आयोनिक सॉलिड्स कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एन आयन एज वेल एज स्ट्रक्चर या शेप या फिर अरेंजमेंट क्या है आयंस की क्रिस्टल में, ये सारी बातें डिपेंड अपॉन द रेशियो ऑफ इट्स रेडियस एंड रेडियस ऑफ आयंस और एटम्स विद सराउंडेड। मतलब इन शॉर्ट आप ये समझो कि आयोनिक कंपाउंड में जो अरेंजमेंट है ना आयंस की या कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की, जो अरेंजमेंट है वो किस पर डिपेंड करती है? उसके रेडियस रेशियो पर डिपेंड करती है। क्लियर है इतनी चीज? चलो, इन केस ऑफ आयोनिक सॉलिड्स रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ कैटायन, देखो कैटायन पहले आया है, टू एनायन इज कॉल्ड एज रेडियस रेशियो इफेक्ट। अब आप खुद से सोचो कि जो अरेंजमेंट होगी इन आयंस की, वही तो डिफाइन करेगा उसका कोऑर्डिनेशन नंबर, है ना? कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है हमें पता है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कब पता चलता है? जब हमें अरेंजमेंट दिख पाती है। यहां पर स्पेसिफिकली आयंस की बात हो रही है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स यहां पर आयंस हैं, तो क्या बोलेंगे कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स या आयंस की अरेंजमेंट है वही बता पाएगी कोऑर्डिनेशन नंबर। और ये अरेंजमेंट कौन डिफाइन करेगा? रेडियस रेशो, ठीक है? क्लियर है इतनी चीज? रेडियस ऑफ कैटायन अपॉन एनायन विल गिव अस द रेडियस रेशो। रेडियस रेशो डिफाइन करेगी अरेंजमेंट कि किस तरह से अरेंज्ड है आयंस, और फिर फाइनली हमें क्या पता चल जाएगा? अरेंजमेंट पता है तो क्या पता चल जाएगा? कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या बोला मैंने? देखो रेडियस रेशो से क्या पता चलता है? रेडियस रेशो से पता चल जाता है भाई कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स किस फॉर्मेट में अरेंज्ड हैं। ठीक है, अरेंजमेंट पता चल जाती है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की। फिर इससे क्या पता चल जाता है भाई? जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की अरेंजमेंट है, इससे क्या पता चल जाता है? कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, अब ये जो रेडियस रेशियो है, ये अलग अलग टाइप के कंपाउंड्स के लिए अलग अलग होती है। इसकी एक रेंज हम देखेंगे। ठीक है, जो भी रेडियस रेशियो की वैल्यू आई है ना, अगर वो एक स्पेसिफाइड रेंज में फॉलो कर रही है तो वो रेंज होता है, या वो रेंज जो होती है बेटा, वो करस्पॉन्ड करती है एक स्पेसिफिक कोऑर्डिनेशन नंबर को। तो वो रेंज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और वो किस कोऑर्डिनेशन नंबर को दिखा रही है वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ये डाटा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हमने इस तरह से देखा कि जो रेडियस रेशियो है ये कोऑर्डिनेशन नंबर किस तरह से बता देती है।
क्लियर है इतनी चीज? ठीक है, चलो अब यहां क्या बोला है, रेडियस रेशियो इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कैटायन अपॉन रेडियस ऑफ एनायन। ठीक है, चलो इफेक्ट ऑफ दिस रेशियो इज डिटरमाइनिंग द कोऑर्डिनेशन नंबर एंड द शेप ऑफ एन आयोनिक सॉलिड। कोऑर्डिनेशन नंबर पता होगा तो शेप भी बता देंगे, और इसी चीज को क्या बोलते हैं, रेडियस रेशियो इफेक्ट बोलते हैं। इसी चीज को क्या बोलते हैं कि जो रेडियस रेशियो है वो बता रही है कोऑर्डिनेशन नंबर, और उसी की वजह से हमें पता चल पा रहा है कि पर्टिकुलर स्ट्रक्चर, क्रिस्टल स्ट्रक्चर का क्या शेप है। इसी को बोलते हैं रेडियस रेशियो इफेक्ट। ठीक है, चलो यहां से आपसे ये डेफिनेशन वगैरह कोई नहीं पूछेगा, जो सीधी बात पूछेंगे वो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन पहले अगेन हम थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ लें। चलो, रेडियस रेशियो और रिलेटिव साइजेस ऑफ आयंस प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन डिटरमाइनिंग द स्ट्रक्चर ऑफ आयोनिक सॉलिड्स। आयोनिक सॉलिड या आयोनिक जो भी क्रिस्टल है, आयोनिक स्पीशीज है, आयोनिक क्रिस्टल है, उसका क्या शेप वगैरह रहेगा, किससे पता चलेगा, या जो फंक्शनल रोल जो प्ले करता है वो क्या है, रेडियस रेशियो। ठीक है, चलिए, इन केस ऑफ आयोनिक सॉलिड्स ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस आर हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। ये चीज तो हमें पता है कि जब भी पॉजिटिव और नेगेटिव स्पीशीज हैं तो उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या बाइंडिंग फोर्स काम करेगा वो क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो जब एक आयोनिक क्रिस्टल है उसमें है क्या भाई, कैटायंस और एनायंस ही तो है, तो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और अट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन प्ले आ जाएगा या इन फंक्शन आ जाएगा। डन? ठीक है इतनी चीज। चलो, एज ए रिजल्ट इसकी वजह से क्या होता है, आयंस ट्राई टू अरेंज देमसेल्फ इन सच अ ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट इन विच अट्रैक्शंस बिटवीन ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस आर मैक्सिमम एंड रिपल्शन between the similar charges या similarly placed charges are minimum। ठीक है, किसी भी क्रिस्टल की for an ionic crystal to be stable दो चीजें रिक्वायर्ड है, क्या, फोर्स ऑफ attraction between opposite या फिर unlike charges should be maximum। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में मैक्सिमम होना चाहिए, साथ ही साथ जो रिपल्शन है, फोर्स ऑफ रिपल्शन, फोर्स ऑफ रिपल्शन ये कैसा होना चाहिए, बिटवीन लाइक चार्जेस शुड बी मिनिमम। ठीक है, बिटवीन लाइक चार्जेस शुड बी मिनिमम। क्लियर है इतनी चीज? मतलब जब भी कोई आयोनिक क्रिस्टल की स्टेबिलिटी की बात आती है तो उसकी स्टेबिलिटी कौन डिफाइन करेगा भाई, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, उसके आयंस डिफाइन करेंगे। और आप समझ लो कि इस तरह से अरेंजमेंट है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अरेंज्ड हैं। ठीक है, इस तरह से अरेंजमेंट है। अब ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। ठीक है, इस तरह से अगर मान लो यहां एक और पॉजिटिव की जगह नेगेटिव आ गया तो भाई ये दोनों स्पीशीज तो एक दूसरे को रिपल्शन मारेंगी ना, रिपल्शन मारेंगी, दूर जाएंगी, क्रिस्टल स्ट्रक्चर डिस्टॉर्ट होगा, तो स्टेबिलिटी तो गई, स्टेबिलिटी तो गई भाई। स्टेबल कैसे होता है स्ट्रक्चर ये हमने बहुत अच्छे से जाना है। क्लियर है ये चीज? तो जब भी आयोनिक क्रिस्टल की बात आएगी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अनलाइक चार्जेस के बीच में मैक्सिमम होना चाहिए एंड फोर्स ऑफ रिपल्शन मिनिमम होना चाहिए। सही है, यहां तक सही चल रहा है? चलो अब आगे देखेंगे। ये जो टेबल है ये हमें दिखा रहा है रेडियस रेशियो, रेडियस रेशियो दिखा रहा है बेटा, और इसकी रेंज। तो ये टेबल आप
अपनी नोटबुक में या जहां भी नोट्स बना रहे हो इस टेबल को बना लो। रेडियस रेशो की रेंज है 1 से 0.732 के बीच में। अगर हमें रेडियस रेशो की रेंज मिलती है 1 से 0.732 के बीच में, अगर हमें रेडियस रेशो की रेंज मिलती है तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? 8 होगा। अब आप देख पाए कि किस तरह से रेडियस रेशो की रेंज डिफाइन कर रही है कोऑर्डिनेशन नंबर। अब मान लो हमारे पास जो भी रेडियस रेशो है ये आई है 0.988, ठीक है। रेडियस रेशियो ये हमारे पास निकल कर आई है। आपको क्वेश्चन में दे दिया है कि भाई रेडियस ऑफ केटायन ये है, रेडियस ऑफ एनायन ये है, बताओ कि इस पर्टिकुलर क्रिस्टल स्ट्रक्चर का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा। कैसे बताओगे? फाइंड करोगे, r प्लस अपॉन r माइनस रेडियस रेशियो फाइंड करोगे। रेंज जो भी आएगी ये टेबल आपके दिमाग में होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट। ये टेबल आपके दिमाग में होना चाहिए। आप रेंज चेक करेंगे और फिर उसका कोऑर्डिनेशन नंबर बता देंगे। आपसे पूछ सकते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है भाई? 8 हो जाएगा। स्ट्रक्चर क्या होगा उसका, उस पर्टिकुलर आयोनिक क्रिस्टल का क्या स्ट्रक्चर होगा, तो ये भी आप बता पाओगे। लेकिन उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि कोऑर्डिनेशन नंबर किस रेंज के अगेंस्ट कितना है। ये डाटा है यहां से आपके लिए इंपॉर्टेंट, जिस पे क्वेश्चन निकल कर आता है, ठीक है। तो जो भी हमने जैसे फॉर एग्जांपल 0.988 हमारी रेडियस रेशियो की वैल्यू आई है, तो अब आप इसमें चेक कर लो 0.988 इस रेंज में फॉल कर रहा है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 8। और स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा? क्यूबिक। स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा? क्यूबिक। तो ये ह्योर इटसेल्फ यहीं की यहीं याद कर लेंगे, ठीक है। चलिए सिमिलरली अगर 0.732 से 0.414 के बीच में रेंज फॉल करती है तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा? 6। एंड शेप या फिर जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होगा? ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। चलिए अब ये जो रेडियस रेशियो है 0.414 से 0.225, ये वाली रेंज करस्पॉन्ड करती है कोऑर्डिनेशन नंबर 4 को, और स्ट्रक्चर क्या होता है भाई? टेट्राहेड्रल, ठीक है। सिमिलरली 0.225 से 0.155 के बीच में रेंज आती है, कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 3 और स्ट्रक्चर होता है ट्रायंगुलर। ये बिल्कुल डायरेक्ट डाटा है जो आपको क्वेश्चंस के एनालिसिस के बाद दिया जा रहा है, ठीक है। बिल्कुल हमें कोई डेरिवेशन दिमाग में नहीं रखना है, क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए बस, ठीक है। तो ये रेंज ध्यान में रखेंगे। आपको क्वेश्चन किस तरह से आएगा? आपको दे देंगे ये एक पर्टिकुलर आयोनिक कंपाउंड है, इसमें पॉजिटिव या केटायंस का रेडियस ये है, एनायंस का रेडियस ये है। बताओ कि जो क्रिस्टल है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है या फिर स्ट्रक्चर क्या है, कैसे बता पाओगे? दिस इज द वे, ठीक है। क्लियर है? सही। तो ये टेबल अच्छे से बना लेंगे। चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, लेकिन देन अगेन मैं बोलती हूँ कि स्क्रीनशॉट लेने से कोई मतलब नहीं है, नोट्स में इनकॉर्पोरेट कर लो चीज, ठीक है। अपने नोट्स में चीज लिखो, लिखने से याद होती है। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। ओके अब अलग अलग टाइप के क्रिस्टल्स हैं, कुछ स्टैंडर्ड क्रिस्टल्स जो पूछे जाते हैं। हमें स्ट्रक्चरल डिटेल्स में नहीं जाना है, लेकिन कुछ बातें जो डायरेक्ट आपको याद रखनी है वो मैं बता रही हूँ, ठीक है। NaCl में जब NaCl का क्रिस्टल होता है, ठीक है, क्लोराइड आयंस हैव किस तरह की अरेंजमेंट? देखो NaCl के केस में क्लोराइड आयंस की होगी भाई CCP अरेंजमेंट। CCP अरेंजमेंट। सोडियम आयंस ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स ऑक्यूपाई करेंगे। सोडियम आयंस कौन सी वॉइड्स ऑक्यूपाई करेंगे? ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, ठीक है। और कोऑर्डिनेशन नंबर सोडियम आयंस और क्लोरीन आयंस का क्या हो जाएगा? इसकी रेशियो क्या हो जाएगी? 6:6। इंपॉर्टेंट रेशियो डायरेक्ट पूछ ली जाती है।
डायरेक्ट पूछ ली जाती है। अब इसका मतलब क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6:6 है, मतलब क्या है कि 6 सोडियम आयंस हैं, लाइक या फिर एक सोडियम आयन इन टच ऑफ 6 क्लोराइड आयंस है और एक क्लोराइड आयन इन कॉन्टैक्ट विथ 6 सोडियम आयंस है। NaCl का जो स्ट्रक्चर होता है, जो आयोनिक स्ट्रक्चर, उसमें देखा है कि एक सोडियम आयन 6 क्लोराइड आयन से सराउंडेड होता है, तभी तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा भाई। किसी भी एक स्फीयर का अगर हम कोऑर्डिनेशन नंबर स्टडी कर रहे हैं तो क्या देखते हैं कि उसके कॉन्टैक्ट में कितने और स्फीयर्स हैं, 1 2 3 4 5, तो इसका 5 हो जाएगा। सिमिलरली सोडियम के केस में क्या देखा गया है, या NaCl के केस में, कि एक सोडियम आयन को 6 क्लोराइड आयंस ने सराउंड किया है, तो इसीलिए उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। कोऑर्डिनेशन नंबर फॉर Na+Cl-, ठीक है, क्या है इसका 6 है, इसका भी 6 है, ठीक है। लाइक दिस यू कैन मेक द कंक्लूजन, या फिर इस पर्टिकुलर पैराग्राफ का आप कंक्लूजन इस तरह से लिख सकते हो। ये देखो, अब ये होते हैं शॉर्ट नोट्स, चीजें डायरेक्ट दिख रही हैं, साफ दिख रही हैं। सोडियम ने ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स ऑक्यूपाई करी हैं, Cl की CCP अरेंजमेंट है या फिर फेस सेंटर्ड क्यूबिक अरेंजमेंट है, फेस सेंटर्स पर है। Na+Cl- 6:6 सामने दिख रहा है। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब हमें नहीं पता है क्या बेटा, पढ़ा है ना क्या होता है कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। तो यहीं से क्या दिख रहा है कि एक सोडियम आयन को 6 क्लोराइड आयंस ने घेरा है और एक क्लोराइड आयन को 6 सोडियम आयंस ने घेरा है, ठीक है। सिर्फ ये पूछा जाता है एग्जाम में, इतना डाटा पता होना चाहिए, ठीक है। चलो अगला देखेंगे CaCl। नेक्स्ट जो टाइप ऑफ क्रिस्टल है वो है CaCl, सीजियम क्लोराइड, CaCl। अब यहां देखो, Cl आयंस क्यूबिक अरेंजमेंट में है और Cs आयंस ने क्यूबिक वॉइड्स ऑक्यूपाई करी हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर 8:8, मतलब 8 या एक Cs, एक सीजियम आयन is surrounded by 8 chloride ions and 1 chloride ion is surrounded by 8 cesium ions। क्लियर है? तो ये डाटा भी बहुत बार पूछा गया है कि CaCl में भाई कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, व्हाट इज द रेशियो, डायरेक्ट टिक लगाओ, खत्म, ठीक है। चलो अगला देखते हैं जिंक ब्लेंड। जिंक ब्लेंड में सल्फाइड आयंस ने CCP अरेंजमेंट ऑक्यूपाई करी है। सल्फाइड आयन, जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर जो होता है इसमें सल्फाइड आयन CCP अरेंजमेंट ऑक्यूपाई कर रहे हैं और जिंक आयंस हाफ द ऑल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड्स ऑक्यूपाई कर रहे हैं, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसका क्या होगा, जिंक और सल्फाइड का, जिंक आयंस और सल्फाइड आयंस 4:4, 4:4, ठीक है। वुडसाइड स्ट्रक्चर में S2- आयंस अडॉप्ट HCP अरेंजमेंट इंस्टेड ऑफ CCP। दिस इज द डिफरेंस। तो यहां से जो हाइलाइटिंग या पॉइंट ऐसे जो हाईलाइट हो रहे हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर, अरेंजमेंट क्या है, ये सारी चीजें आपसे पूछी जाती हैं। क्लियर है? ठीक है, चलो अगला देखते हैं। फ्लोराइड स्ट्रक्चर होता है एक और एक होता है एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर। CaF2 फ्लोराइड स्ट्रक्चर, कैल्शियम आयन CCP अरेंजमेंट ऑक्यूपाई कर रहे हैं एंड कैटायंस ऑक्यूपाई ऑल द टेट्राहेड्रल वॉइड्स। कोऑर्डिनेशन नंबर 8:4। Na2O एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर। एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर के केस में क्या होता है, O2 नेगेटिव आयन CCP अरेंजमेंट ऑक्यूपाई करते हैं ऑक्साइड आयंस और कैटायंस ऑक्यूपाई टेट्राहेड्रल वॉइड्स। कोऑर्डिनेशन नंबर 4:8। इसमें भी आपसे पूछेंगे फ्लोराइड स्ट्रक्चर में क्या होगा, तो फ्लोराइड स्ट्रक्चर से CaF2 रेफर कर रहे हैं, इसमें 8:4 है और इसमें जस्ट ऑपोजिट है 4:8। एंटी फ्लोराइड है ना, मतलब जस्ट उल्टा है, ठीक है। क्लियर है? चलो, तो फ्लोराइड स्ट्रक्चर में कैल्शियम और फ्लोराइड आयंस का क्या रहेगा भाई कोऑर्डिनेशन नंबर, कैल्शियम एंड फ्लोराइड आयंस का
Ca2+ और F-। कैल्शियम आयंस का रहेगा आपका 8 कोऑर्डिनेशन नंबर, फ्लोराइड आयंस का 4। ठीक है, तो ये डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो ये डाटा आपको डायरेक्ट याद रखना है। क्लियर है इतनी चीज? अच्छा, सीसीपी अरेंजमेंट कैल्शियम वाले ऑक्यूपाई करते हैं, दैट इज फेस सेंटर्ड क्यूबिक। और एनायंस, यहां केटायंस नहीं आएगा, इट विल बी एनायंस। एनायंस ऑक्यूपाई द टेट्राहेड्रल वॉइड्स। क्लियर है इतनी चीज? ठीक है, चलो सिमिलरली एंटी फ्लोराइड में जस्ट उल्टा हो जाएगा। एनायन का कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होगा, कैटायन का कितना होगा? 4 होगा। ध्यान रखेंगे इस चीज को। ठीक है, सही है यहां तक? चलो, तो इतना ही था इस पर्टिकुलर लेक्चर में। बाकी अब आगे की चीजें आगे डिस्कस करते हैं। दैट इज ऑल फॉर टुडे। और आपको जैसा पता है कि कोई भी कंटेंट आपको एक्सेस करना है, बी इट योर लेक्चर या डीपीपीज या फिर डीपीपी सॉल्यूशन वीडियोस या कोई भी लेक्चर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, आपको सीधे magnetbrains.com पर जाना है, अपना कोर्स चूज करना है। ठीक है, जो भी कोर्स है, यहाँ पर n नंबर ऑफ कोर्सेज हैं। आप बोर्ड्स की प्रेपरेशन कर रहे हो तो वो चूज कर लो। ठीक है, आप कॉम्पिटिटिव की प्रिपरेशन कर रहे हो, ओलंपियाड की प्रिपरेशन कर रहे हो, वो चूज कर लो। आपके सामने पूरा कोर्स मॉड्यूल सामने आ जाएगा। क्लियर है? और इसमें सारे ही सब्जेक्ट्स आपको मिल जाएंगे। सेकेंड चीज मैं बोलूंगी कि ये जितना भी कंटेंट अवेलेबल है वो पूरा का पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसमें बिल्कुल भी किसी तरह का सब्सक्रिप्शन आपसे नहीं लिया गया है। क्लियर है? नो मिनिमम या मिनिमल फीस इज चार्ज्ड। किसी भी तरह का आपसे नहीं बोला जाएगा कि भाई सब्सक्रिप्शन दो। सभी कुछ, बी इट डीपीपीज या फिर आपका सॉल्यूशन वीडियोस है या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, लेक्चर्स, स्टैंडर्ड लेक्चर्स, जो भी, एवरीथिंग इज फ्री। आप सारा कोर्स कंटेंट फ्री में एक्सेस कर सकते हो, कोई भी चार्जेस नहीं है। ठीक है, चलिए, तो कोर्स चूज करेंगे, अपना सब्जेक्ट चूज करेंगे एंड फाइनली वॉच नाउ पर टैप करेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल आपने केमिस्ट्री, नीट केमिस्ट्री लेक्चर्स देखने हैं, तो इस तरह से नीट केमिस्ट्री का फुल वीडियो कोर्स आपके सामने आ जाएगा 1 by 1। ओके, क्या क्या है भाई इसमें? है टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, पीडीएफ और सॉल्यूशंस के साथ, चैप्टर वाइज एमसीक्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सारी चीजें, सारा कुछ आपको मिल जाएगा सिंगल विंडो में, जितना भी हमने कवर किया है। ठीक है, जो भी सारे चैप्टर्स हैं सभी कुछ आपको मिल जाने वाला है सिंगल वीडियो में। अगर वीडियो देखनी है तो वॉच नाउ पर टैप करोगे, इस तरह से आपकी वीडियो प्ले हो जाएगी। अगर डीपीपीज डाउनलोड करना है तो डाउनलोड नाउ पर टैप करेंगे भाई, और डायरेक्ट वो डीपीपी डाउनलोड हो जाएगा बिना किसी परेशानी के। सभी कुछ बहुत इजीली आपके लिए सीक्वेंशियली अरेंज कर दिया है, इजी एक्सेस है चीजों को लेकर। क्लियर है? आपको किसी भी तरह की परेशानी नहीं आएगी, और अगर आती है तो बिल्कुल हम बैठे हैं आपके लिए तैनात। बताइए अपने ग्रेवेंसेस हमारे साथ शेयर करिए। ठीक है, चलिए, तो मैग्नेट ब्रेन्स पर आपको ये पूरा का पूरा कोर्स बिल्कुल 100% फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। ठीक है, चलिए, अब दैट इज ऑल आज के लिए। बाकी कमिंग सेशंस में आगे का हम डिस्कस करते हैं। दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच।